इस वेबिनार में लगभग 70 कॉलेजेस और 53 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। इस 2 घंटे चलने वाले वेबिनार का रिटेंशन रेट था 66.66%, जो कि वीडियो रिटेंशन के बेस्ट एवरेजेस में से है। इस वेबिनार में भारत के 20 अलग स्टेट्स से 12 अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। Start the webinar. About 40% UG students, that is undergraduate students, about 50% PG students हैं, 5.2% के आसपास PhD students हैं और हमारे पास लगभग 2% के आसपास ऐसे भी लोग हैं जो खुद फार्मर्स हैं, खेती किसानी करते हैं। There are also some people जो assistant cane manager, loan personnel, ये सब डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। So basically we have a diverse audience here. अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ये जानना चाहते हो कि प्री प्लेसमेंट जॉब ऑफर्स कैसे पाए जाए, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि मल्टीपल जॉब ऑफर्स आपको कैसे मिलेगा, या फिर हाईएस्ट सैलरी पैकेज आप कैसे डिमांड नहीं कमांड कर सकते हो। डिमांड तो किसान आंदोलन में हर कोई कर रहे हैं, बट आप अपने सैलरी पैकेज को कमांड कैसे कर सकते हो, अपने शर्तों पर अपना पे पैकेज कैसे डिसाइड करवा सकते हो। तो ये जानने के लिए धैर्यपूर्वक इस पूरे वेबिनार में बने रहिए। इस पूरे वेबिनार के दौरान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो वो आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में कभी भी आपको एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर कोई चीज़ समझना पड़े तो वो 1 या 2-4 पन्ने से आप देखते ही उस चीज़ों को समझ जाओ, आपको फिर से ये लंबा वीडियो सुनना ना पड़े, तो इससे आपका समय भी बचेगा। वेलकम वेलकम वेलकम। आज के इस वेबिनार में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वेबिनार में बने रहिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लंबे से वीडियो में भी आपको हाईएस्ट क्वालिटी का वीडियो कंटेंट मिलेगा, जो आज तक इससे पहले इंटरनेट में आपको कभी ना देखने को मिला होगा, ना कभी सुनने को मिला होगा। सो विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो इस मूल मंत्र के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो वेबिनार है किस टाइप के लोग के लिए नहीं है? देखिए, किस टाइप के लोग के लिए है तो ये तो सब लोग जानते हैं, बट किस टाइप के लोग के लिए नहीं है? ये ऐसे लोग के लिए नहीं है जो करना कुछ भी नहीं चाहते बट पाना सब कुछ चाहते हैं। आज का जो वेबिनार है ऐसे लोगों को डेडिकेटेड है जो कि मेहनती हो और रियली उनको पता है कि मेहनत करने पे ही रिजल्ट आता है, सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली इसका प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस होते हैं प्रोफेशनल तरीके से, वो भी हम आज के पूरे वेबिनार में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। वेबिनार ऐसे लोग के लिए है जो फार्मिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं और पॉसिबिलिटीज जो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं वो किसी और के भरोसे नहीं। पॉसिबिलिटीज क्रिएट कल नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज क्रिएट आज करनी है। और आज कैसे, इसी के चलते यहाँ पे एग्री स्टूडेंट्स को भी आज हम लोग इस वेबिनार में एड्रेस कर रहे हैं, और एग्री बिजनेस को लेके जो स्टार्टअप करने की भी जो सोर्स है उनको भी हम लोग इसमें एड्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से मेरी कहानी की कैसे मैंने हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब कैसे मिला मुझे। लगभग साल 2008 था, तो उस टाइम में हम लोग एमबीए पास आउट कर रहे थे और उसी टाइम में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिसेशन हिट किया था जहां पे जॉब्स नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम लोग तो एमबीए से है नहीं, या फिर हम लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड के नहीं, या फिर हम लोग एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड वाले नहीं है। तो वो सारी चीजें अभी और भी डेप्थ डिटेल में आपको मिलेंगे, चाहे वो आप पीएचडी होल्डर भी हो, आप रिसर्च ओरिएंटेड भी हो, तो भी ये आप ही के रेलिवेंट है। तो जब देखिए मैं एवरेज कॉलेज पे जब पढ़ता था तो वहां पे ऑब्वियसली मुझे ब्लाइंडली कोई भी चीजें मगअप करना, मतलब रट के तोता बन के उगलने में मेरे को समझ में नहीं आता था। जब तक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आए तब तक मैं उसको याद नहीं कर पाता था, और इसी के चलते मैं ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट था, एवरेज मार्क्स स्कोर करता था और एवरेज कॉलेज से पास आउट हुआ और प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली एवरेज ही मिल रहा था। तो जब रिसेशन का टाइम आया 2008 में, तो उस टाइम में लगभग ले दे के कोई प्लेसमेंट ही नहीं अवेलेबल थी, और ऑब्वियसली जो प्लेसमेंट आ रही थी वो हमारे कोई काम की नहीं। अब पास आउट हुए थे मार्केटिंग वाले स्पेशलाइजेशन के साथ, और हमें उस टाइम पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए बताया गया था। फाइनेंस का तो कुछ पता भी नहीं था, तो कैसे करते, तो ले दे के मेरे टाइप का जॉब मुझे नहीं मिला उस टाइम पे। तो फिर बड़ा मायूस हुआ। तो उस टाइम में मेरे पिताजी के साथ मेरे ओवर द फोन बातचीत हुई थी 2008 में। तो बड़ा मायूस था कि जॉब है ही नहीं मार्केट में, क्या करे। तो पिताजी बोले तू यहाँ वापस कोलकाता आ जा और कोलकाता आके जॉब ढूंढ। मैं बोला
कोलकाता में तो जॉब तो और भी नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में अगर नहीं मिल रहा तो कोलकाता में कैसे मिलेगा? तो पिताजी बोले कि अगर तेरे अंदर टैलेंट है तो तू कहीं से भी शुरू कर, पहुंचना तो वही है तुझे, तो तेरे अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो यूजुअली क्या होता है जब हमारे जो कॉलेज में क्या होता है, पिछले साल तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड था हमारे सीनियर्स का, वो लगभग 35,000 रुपए पर मंथ के ऑन एन एवरेज सैलरी पे सब लोग बेस थे। और मेरा शुरुआत हुआ कोलकाता के 6,000 रुपए के डेप्थ के साथ। मतलब सबको हाइट मिल रही थी पिछले साल तक 35,000 रुपए सैलरी ऑन एन एवरेज, मैंने शुरू की 6,000 रुपए सैलरी से। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि पिताजी बोले थे कहीं से भी हो तुझे शुरुआत तो करनी है ना, करनी तो पड़ेगी, पहला स्टेप तो तुझे ही अपने तरफ से बढ़ाना है, कोई बड़ी कंपनी आके तुझे देगी नहीं, तो इसीलिए जो मिल रहा है उससे पहले शुरू कर। तो फिर वहां से फिर हमने स्टार्ट किया और फिर ले दे के 6 महीने में हम लोगों ने वहां पे इतने अच्छे तरीके से काम किया 6 महीने में कि हम लोगों ने रिजल्ट जनरेट किए। रिजल्ट क्यों जनरेट किए? कि ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट पे आप जब काम करते हो तो वहां पे कुछ टैंजिबल मीनिंगफुल रिजल्ट्स बनते हैं, मीनिंगफुल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल समेत बता ही देता हूं कि क्या वो कारण थी जिस वजह से गूगल नीदरलैंड हो गई, सिस्को ग्लोबल हो गया, या याहू इंडिया हो गई, या फिर जितने भी बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज वो मुझे ढूंढते हुए, मैं जब वेकेशंस में दार्जिलिंग घूमने गया था तब वो क्यों मुझे ढूंढते हुए आई जॉब ऑफर लेके, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है कि मैंने जब कोलकाता में आके अपना 6 महीने अपना जो जॉब किया, वो 6,000 रुपए के पैकेज में, ऐसे भी लोग थे जो मेरे सीट के बगल में जो 11-11 साल से 11,000 रुपए की सैलरी में वही सड़ रहे थे, एंड आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम। सो मैंने सोच लिया भाई जो करना है इसी 6 महीने में करना है, मेक और ब्रेक यही होगा। तो फिर आई गिव माई पूरा होल एंड सोल एंड बहुत तगड़ी तैयारी के साथ, बहुत लाइव प्रोजेक्ट कंपनी के साथ काम कर रहा था, ऑब्वियसली लाइव प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे मुझे, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बहुत जबरदस्त टैंजिबल रिजल्ट क्रिएट किए। 3 महीने के अंदर 2.3 करोड़ रुपीस का मैंने सेल्स जनरेट किया था। 3 महीने मतलब 90 डेज मान के चल सकते हैं। हालांकि हमारे टीम में जो सेल्स के जो पर्सन थे, हमारे सीनियर बॉस, उन सबको 25 to 30 लाख उस जमाने में, 2008 की बात कर रहा हूं, उस टाइम 25 to 30 लाख ऑन एन एवरेज उनका टारगेट होता था। उनके साल भर के टारगेट को मैंने 3 महीने में कैसे ब्रेक कर दिया, उसका मैंने प्रॉपर रिपोर्टिंग बना के लाइन पे अपलोड कर दिया, शेयर कर दिया था मैंने। और उसका डंका इतने दूर दूर तक बचा कि दूर दूर से लोग हमें मतलब जॉब ऑफर लेके आना स्टार्ट करें। अब यहां से होती है शुरुआत की कहीं से भी आपको रिजल्ट जनरेट करना पड़ेगा, और रिजल्ट रियली मैटर करता है, क्योंकि देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटर्नशिप करते हैं कंपनीज में जाके या फिर किसी एसोसिएशंस में जाके, बट वहां पे टैंजिबल रिजल्ट मॉनेटरी टर्म से जनरेट नहीं हो पाता, और इसी वजह से शायद से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी हद तक पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, आपको क्या चाहिए? सैलरी मतलब पैसा, इनकम चाहिए, और उनको भी क्या चाहिए? पैसा मतलब इनकम, सेल्स चाहिए उनको। तो आप अगर रिसर्च वाले भी बंदे हो जो पीएचडी करता है, तो आपके लिए भी मैटर करता है कि कैसे आपके कंट्रीब्यूशन के चलते कंपनी का सेल्स या कंपनी का इनकम किसी भी एंगल से बढ़ा है, तो आपका वो कंट्रीब्यूशन क्या रहा, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आपके चलते कैसे वो क्रिएट हुआ, ये आपको कॉन्ट्रास्ट उनको क्रिएट करके दिखाना कि सर आप 10 में से 8 में तो ऑलरेडी चल ही रहे थे, बट मेरे आने से ये एक्स्ट्रा 2 का कंट्रीब्यूशन हो गया, जिसके चलते ये टैंजिबल रिजल्ट आउटकम इस तरीके से आया। तो ये चीजें बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करने की वजह से मेरा कम समय में बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। इनफैक्ट याहू के जो इंडिया के हेड थे, संदीप सर शायद से उस टाइम पे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि विवेक तुम्हारा सीवी भेजो, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। जब सीवी भेजा तो उन्होंने बोला विवेक तुम्हारा एक्चुअली जॉब एक्सपीरियंस कितने सालों का है? तो मैंने बोला सर मेरा 6 मंथ का है। तो बोला तुम्हारा वर्किंग प्रोफाइल देख के लग रहा तुम 3 साल एंड अबव के हो। बोला सर मैंने प्रोजेक्ट ही उसी लेवल का किया, क्या करे? तो बोला कोई बात नहीं विवेक, 3 साल के बाद जैसे तुम्हारा कंप्लीट हो, क्योंकि वो हमारे कंपनी का स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए एनी टाइम आपके पास मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट करो एंड विल बी ओपन अप टू हायर यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे करके वैल्यूज क्रिएट करने हैं। तो इसी के चलते मैंने बोला कि आपको रिजल्ट किसी भी हालत में आप फेक नहीं कर सकते। अगर वो नंबर, बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा झूठ नहीं बोलता। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऐसे चीजों का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि डेटा को सही से रिप्रेजेंट किया जा सके। अभी तक आपने क्या सीखा कि टैंजिबल मॉनेटरी रिजल्ट्स रियली मैटर्स।
कि जब तक टैंजिबल मॉनिटरी रिजल्ट नहीं होगा, नो मैटर आपके पास कोई भी डिग्री हो, नो मैटर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, आज के टाइम में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कोरोना लॉकडाउन आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई है। अब गूगल जैसे बड़े बड़े कंपनी को आपकी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि डिग्री सेकेंडरी है, आपने चाहे हार्वर्ड से भी पास आउट करके आए हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हमारे लिए मीनिंगफुल रिजल्ट्स जनरेट नहीं करके दे सकते, तो हम लोग डिग्री का क्या करेंगे? ऑब्वियसली ये आपका भी अगर बिजनेस होता तो आपका भी ये सेम कहना होता। तो आज के टाइम में आप कोई भी लाइन का एजुकेशन डिग्री करके निकल रहे हो, तो आप इसके भरोसे मत रहो कि आपको डिग्री देते हुए आपको कोई एंटरटेन करेगा। आपके टैंजिबल रिजल्ट्स जो रियली मैटर करते हैं, उसको देख के आपको नेक्स्ट लेवल में पॉइंट किया जाएगा या फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एज अ कॉलेज ग्रेजुएट, जो लाल सर्कल में आप देख पा रहे हैं, वो मैं था। एंड ऑब्वियसली मेरा जो कम टाइम में इतना अच्छा सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो रीजन ये रहा, हमने लाइफस्टाइल डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। लाइफस्टाइल डिजाइन मतलब क्या होता है? यूजुअली क्या होता है, लोग डिग्री पाने के बाद बोलते हैं कि मेरे लायक कौन सा जॉब है या मेरे लायक कौन सा करियर होगा। यूजुअली आप लोग के इसमें भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा। बट मैंने ये डिसाइड किया था कि देखिए, मैं बाय द वे जिनको मेरे बारे में नहीं पता उनके लिए, मैंने अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बैंगलोर से करा है और फिर एमबीए इन मार्केटिंग पुणे से किया हुआ है, महाराष्ट्र से। तो क्या होता था कि मैंने अपने लिए लाइफस्टाइल डिजाइन ग्रेजुएशन के एंड में चूज किया था। मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे को अपना कैसा लाइफस्टाइल है। क्या मैं पीएचडी स्कॉलर बन के हमेशा दूरबीन में आंख लगा के, मतलब ऑलमोस्ट लाइक माइक्रोस्कोप में आंख लगा के, हमेशा माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखते बैठूंगा जिससे मेरे को डार्क सर्कल हो जाए, रिसर्च में रात भर जागना पड़े? तो वो लाइफ मेरे को उतना पसंद नहीं था। सबका अपना अपना चॉइसेस है ऑब्वियसली। तो मैं चाहता था इसमें कुछ लाइफस्टाइल हो, ग्लैमर हो, इनकम हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं अपने लाइफ को भी जीना चाहता था, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जगह घूमना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना। तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर यंगस्टर, मेरे भी उस टाइम में ख्वाब थे। तो ऑब्वियसली इसी के चलते मैंने एमबीए को चूज किया। एमबीए तो ऑब्वियसली अगर एमबीए चूज किया तो उसकी बात तो कहानी तो मैंने बताई दी थी, मार्केट में जॉब नहीं था, तो वो अलग ही कहानी है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये चूज करना है कि लाइफस्टाइल डिजाइन आप कैसे करते हो। पहले आप चूज करो कि आज से 3 साल या 5 साल डाउन द लाइन आप अपने आप को एज ए क्या देखना चाहोगे, हु यू वांट टू बिकम। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो एक्शन ले रहे हो, आज जो पढ़ाई कर रहे हो, आज जिस चीज की ट्रेनिंग लेने की सोच रहे हो, तो क्या वो उससे अलाइन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो अलाइन कर रहा है तो आप सही जा रहे हो, और अगर उससे वो अलाइन नहीं कर रहा है तो आप अपने साथ दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और घर का पैसा भी बर्बाद कर रहे हो। तो ये चीज आपको क्लैरिटी आपको खुद देनी पड़ेगी, खुद को, कोई और आके नहीं देने वाला। व्हाट शुड बी योर प्लान? आपका क्या प्लान क्या होना चाहिए? अब देखिए, फेमस जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उन्होंने खुद बताया है कि एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। अब मान लीजिए आपके क्लास में भी बहुत सारे टॉपर्स होंगे, ऑब्वियसली आप भी उनमें से एक टॉपर्स हो, बट आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में हमारे तजुर्बे से अपने सीनियर्स को भी पूछ लीजिएगा कि जो लोग अपने टाइम में टॉपर रहते थे या फिर यूनिवर्सिटी टॉपर, हमारे भी टाइम में बहुत सारे यूनिवर्सिटी टॉपर थे, बट लेटर ऑन हार्डली 20 to 30% ही सक्सेसफुल हो पाए। रिमेनिंग 70 to 80% आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया कि कहाँ गए, कहाँ क्या हो गया उनका। तो इसी के चलते मैं आपको बोलता हूं कि आप टॉपर भी नहीं हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, बट अगर आपके पास अगर जीनियस प्लान है तो उसको फॉलो करते हुए आप हर एक चीज को बीट कर सकते। प्लान मतलब बेसिकली एक प्रोसेस चाहिए आपको, और उस प्रोसेस को रन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, घड़ी की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। ओके, सो आपका प्लान क्या होगा ये आप जानना चाहेंगे ना। जितने भी एग्री स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स जो फार्मिंग बैकग्राउंड के हो या ना हो, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको प्री प्लेसमेंट जॉब ऑफर चाहिए या फिर मल्टीपल जॉब ऑफर्स चाहिए या फिर हाईएस्ट सैलरी, आपको डिमांड नहीं करना है, आपको कमांड करना है। डिमांड मतलब मुझे ये सैलरी चाहिए सर, नहीं, आपको कमांड करना है अपना रिजल्ट दिखाते हुए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनरोल अभी करना है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो कि किसान बिजनेस क्लिनिक चलाती है। और उसके बाद स्टेप 2 में आपको अपना डेवलप करना है प्रैक्टिकल स्किल्स को, और उसके बाद वर्क ऑन लाइफ प्रोजेक्ट करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास मीनिंगफुल प्रोजेक्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी कहीं पे भी कर लो, ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको मीनिंगफुल टैंजिबल रिजल्ट जनरेट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप एक लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो। वहां पे मीनिंगफुल रिजल्ट्स आपको जनरेट करने हैं चौथे स्टेप में, और आखिरी के 5वें स्टेप में गेट अ गुड जॉब और फंडिंग फॉर योर एग्री बिजनेस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जब रिजल्ट आ जाता है तब आप खुद डिसाइड करो
कि आपको आगे आने वाले दिनों में किसी कंपनी के अंडर में रह के जॉब कंटिन्यू करना है, या फिर आपको खुद का अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हुए फंडिंग लानी है, क्योंकि ऑब्वियसली फंडिंग के बारे में भी आज इस सेशन में हम लोग बताने वाले हैं। अब आप टोटली फ्री हैं अपने चॉइसेस के हिसाब से चूज करने के लिए। हमारे साथ अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी लेनी है तो इस वेबिनार के बाद आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी दिए हुए नंबर पे। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप प्रोफेशनलिज्म किसी चीज में मेंटेन नहीं करते हो, अकेला एकेडमिक्स लेके आप बहुत लंबे दूरी तक नहीं जा सकते, ठीक है। और आजकल के टाइम में इतनी प्राइवेटाइजेशन हो जा रही है कि जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स भी है वो प्राइवेट के अंडर में आ जा रही है। और आपने भी सुना होगा या दूसरों से देखा होगा न्यूज में भी कि पेंशन खत्म कर दिए जा रहे हैं सरकारी नौकरियों में, और हार्डली जो सरकारी नौकरियां हैं हार्डली 2% या फिर 20% लोगों को मिलती है। तो आप अगर मतलब छोड़ के 2% या 20% लोगों में पढ़ते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप इसमें नहीं पढ़ते हैं, सो इन दैट केस आप 80% लोगों के साथ अगर हो तो आपको प्रोफेशनल लेवल का मतलब फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये करते कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड रहा है, हो सकता है आपके फैमिली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो और आपने एजुकेशन भी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको अपने फायदे में, अपने बेनिफिट में कैसे यूज करना है। बेसिकली आज के प्रेजेंटेशन में आप कैसे अपने नॉलेज को यूज करना है वो आप सीखेंगे। माई स्टोरी ऑफ प्रोफेशनल लेवल फार्मिंग एंड वाई। देखिए, अब ये जो इमेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हमारा खुद के खेत का था जब हम बनारस में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे और ऑब्वियसली फार्मिंग का प्रोजेक्ट रन करते थे। तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉप, फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते थे। और आज के टाइम में ये क्यों इतना यूजफुल है, इस कोरोना लॉकडाउन आने के बाद लोगों को हेल्थ वेलनेस को लेके बहुत जागरूकता बढ़ गई है। तो आज के टाइम में हमें ऑर्गेनिक में क्या बेनिफिट होते हैं क्या नहीं होते ये सिखाने की नौबत नहीं है, लहर ऑलरेडी चालू है। तो ये आपका हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हो। मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके लाउड एंड प्राउड हूं क्योंकि ये एक नोबल प्रोफेशन है फार्मिंग का, और फॉर्चुनेटली आप इसी नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़ने जा रहे हो, तो इसका तो ऑब्वियसली कदर तो करना ही पड़ेगा हमें। हमने वहां पे बनारस में अपना ऑलमोस्ट 6-7 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट रन किया था। अब ऑब्वियसली इसमें आपको बाएं तरफ का जो इमेज दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें मैं ही वो ऑर्गेनिक फार्मर हूं जो 60% ऑफ माई टाइम मैं खेत में बिताता था, धूप धूल आंधी तूफान, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्पोरेट जॉब करके तो आए हाईएस्ट पे पैकेज लेके, बट वो दिल्ली में जब जॉब करते थे तो हमें लगा कि भाई कुछ तो नेचर से जुड़ के करना चाहिए। एसी के बंद कमरे में दम घुटने लगा था, तो ऑब्वियसली वहां से हम लोगों ने शिफ्ट करके जॉब छोड़ते हुए हम लोगों ने बनारस में आ गए, सेटल हो गए, और वहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोगों ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये विवेक गहतराज सर एज अ फार्मर है, तो जो 60% ऑफ हिज टाइम खेत में स्पेंड करते थे, जहां पे धूप धूल आंधी, बनारस में कितना तूफान आता है आप लोग सबको पता है, तो उसमें रोस्टेड, बर्न एंड टोस्टेड, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स देके हम लोगों ने फार्मिंग करते थे वहां पे। और ये 60% ऑफ द टाइम था। 20% ऑफ द टाइम मैं होम डिलीवरी करता था, जैसा कि आपको मिडिल वाले इमेज में दिख रहा है गाड़ी में, ठीक है। खुद पर्सनली जा जाके लोग के घर में होम डिलीवरी करता था। बिजनेस सर्कल के लोग होते थे तो उन लोग से हम लोग मिलने और नेटवर्किंग करने जाते थे, तो तीनों हैट्स मुझे प्ले करने पड़ते थे। ऑब्वियसली आप जब खुद का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस रन करते हो या फिर उसका करियर स्टार्ट करते हो तो आपको हर जगह हाथ पैर मारना पड़ता है। तो ऑब्वियसली उसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने खेती भी करी, बेशरम होके होम डिलीवरी भी करी, और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए बिजनेस सर्कल में नेटवर्किंग भी करी। और इसके बाद लाउड एंड प्राउड अपने फार्मिंग के प्रोफेशन को लेके इतना था कि मैंने जैसे बिग बाजार, स्पेंसर जो बोलते हैं, तो वहां पे हमारे फार्म प्रोड्यूस को ले जाके उसके स्टॉल को मैं अपने हिसाब से डिजाइन करता था, प्लेट अपने हिसाब से डेकोरेट करके उसका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये सब कुछ डिसाइड करके मैं करता था। तो हम लोग जैसे पढ़े लिखे समझदार अकलमंद लोग जब यहाँ पे इस नोबल प्रोफेशन में आते हैं तो हम लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, और शायद से यही चीज मैंने बनारस वाले समय पे पिछले 6-7 साल मैंने यही किया था। और जब हम लोग ये करते थे तो ऑब्वियसली मैंने वहां पे ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म भी करा है, जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते थे लेफ्ट हैंड साइड में, मिडिल में स्कूल के फॉरेनर बच्चे भी आते थे, एक्सपैट्स इनको बोलते थे। एक्सपैट्स मतलब जो फॉरेनर्स है बट जो इंडिया में सेटल कर गए हैं। बनारस में ऑब्वियसली काफी सारे एक्सपैट्स रहते हैं, तो उन लोग आके फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करते थे वो हमसे सीखने आते थे, या फार्म टूर के लिए भी आते थे बच्चों के साथ। तो ये, और फाइनली राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा कि हम लोग स्कूल के बच्चों को फार्म टूर भी कराते थे, तो ऑब्वियसली इसके चलते भी हमारी इनकम काफी अच्छी हो रही थी। तो इस तरीके से हमारा मतलब मल्टीपल सोर्स से इनकम हो रहा था।
और इसी वजह से हमारा बिजनेस है वो टेक ऑफ कर गया, जबरदस्त हमारी ग्रोथ हुई उसमें। और इसी वजह से हम लोग को जैसे मेजर मीडिया जी न्यूज मीडिया हो गए या ईटीवी चैनल न्यूज 18 में नेशनली फीचर भी किया गया, और हम लोग को ये जो इन्वेस्टर्स भी मिलने शुरू हो गए। देखिए हम लोग ने लीज पे लिए हुए जमीन पे हम लोग ने 4 एकड़ के जमीन पे खेती बाड़ी करी थी, और ऑब्वियसली वहां पे अपॉर्चुनिटी देखते हुए हमारे पास बिल्डर भी आ गए थे, बिल्डर और दूसरे लोग भी आ गए थे, और उन लोगों ने हम लोग को ऑफर किया था कि ऑलमोस्ट लाइक 15 से 16 करोड़ तक हम पे इन्वेस्ट करने की बात करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। ओल्ड एज रिटायर्ड पीपल होते हैं, तो उनको मतलब एक ओल्ड एज रिटायर्ड होम जैसा बनाना था, कॉटेज टाइप का। हमें इन्वेस्टर्स भी मिले थे और ऑब्वियसली अच्छे लेवल में एक्सपोजर भी मिला था। बट वो रीजन क्या था जिसके वजह से हम लोग ने ये चेंज किया? तो ये देखिए क्या होता है, हम लोग लीज लिए हुए जमीन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, और जस्ट बिकॉज हमारा ग्रोथ भी बढ़ रहा था, तो इसका ऑब्वियसली एक नेक्स्ट नेचुरल स्टेप ये दिख रहा था कि आने वाले दिन में इनकम को देखते हुए हो सकता है वो फार्मर जिससे हम लोग लैंड लेके फार्मिंग कर रहे थे, तो हो सकता है वो हमें बोल सकते थे कि आप तो बहुत फार्मिंग अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, अब हमारा बेटा करना चाहता है यहाँ पे, तो आप कृपया यहाँ से हट जाइए। ऑब्वियसली ब्रांडिंग हमारी हमने की मेहनत से, मिट्टी को भी हमने इंप्रूव किया, सब कुछ हमने किया, और बाद में दूध से मक्खी की तरह कोई निकाल के फेंक दे तो वो चीज हमें समझ में नहीं आई। सो दैट इज व्हाई वी टुक द स्टेप कि अब हमें 2 स्टेप पीछे आना है, वाइंड अप करना है बनारस वाला प्रोजेक्ट। अब यही मॉडल हम लोग को अब दूसरों को सिखाते हुए इसको रिपीट मॉडल में कन्वर्ट करना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने इसको फिर 2 स्टेप पीछे आया और आगे 3 स्टेप छलांग मारने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और इसी सिलसिले में हम लोग को लगभग 8 महीने लगे कि ये डेटा को क्रंच डाउन करने में। पूरे हम लोगों ने बही खाता सब कुछ निकाल के हम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया, और फिर पता लगा कि कॉर्पोरेट वाले ऑब्वियसली हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी, वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स थे, अगर वो नॉर्मल अगर किसान अगर उसको अवॉइड करता है तो वो इससे बच जाएगा। और स्पेशली टेक्निकल फार्मिंग में तो पूरी दुनिया बताने के लिए है, बट एक्चुअली फार्मिंग के बिजनेस में कोई किसी को गाइड नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं इंटरनेट में। तो इसी के चलते हम लोगों ने इसका जिम्मेदारी लेते हुए हम लोगों ने प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस करने का ठाना, और वहां पे किसानों का फार्मिंग बिजनेस के तरफ मतलब जो लॉस मेकिंग फार्मिंग है उसको प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्री की तरह कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगले 90 दिनों के अंदर, या फिर 3 से 6 महीनों के अंदर। तो इसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा फोकस करने के तहत हम लोगों ने इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इसमें आपके काम का ये कैसे है वो भी हम लोग बताना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के बाद हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स जो इनिशियल लेवल पे जिन्होंने ज्वाइन किया था, ये रहा उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन, और ऑब्वियसली और भी बहुत सारे हैं, बट उनमें से कुछ का मैंने आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप समय ला के देख सकते हैं बाद में। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ जितने भी अच्छे अच्छे लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके रिजल्ट का जो डंका है वो हर जगह बजना स्टार्ट करता है। तो इसी के चलते हम लोग को 11 कृषि विज्ञान केंद्र, उसके साथ 4-5 एग्रीकल्चर अच्छे जो कॉलेजेस है उन्होंने भी हम लोग को रिकॉग्नाइज किया, और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जहां पे हम लोग मिलके उनके साथ मतलब काम कर सकते थे। तो उसी वजह से फिर हम लोग का ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया। तो अभी आपने क्या सीखा इस प्रेजेंटेशन के अब तक, कि ऑब्वियसली एक कंसिस्टेंसी जरूरी है। देखिए क्या होता है, हम लोग जो यंगस्टर्स होते हैं, कॉलेज के ग्रेजुएट्स बच्चे लोग होते हैं, या फिर जो पास आउट यंगस्टर्स लोग स्पेशली, इन पे कॉर्पोरेट्स ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनमें कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। उनका ध्यान एक जगह फोकस नहीं होता, 10 जगह भटकते रहते हैं, टिकटॉक के वीडियोस देखते इधर उधर और दिमाग भटकता रहता है। सो इसी के चलते वो आपके कंसिस्टेंसी पे हमेशा सवाल करते हैं। जब भी आप उनसे जॉब ऑफर लेके बात करते हो कि भाई हमें जॉब ऑफर दीजिए सर, ये हमारा सीवी, बट जब आप रिजल्ट जनरेट करते हो तो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी दिखती है कि जब तक रिजल्ट आपने जनरेट नहीं किया तब तक आप लगे पड़े रहे वहीं पे, आपने हिला नहीं अपने जगह से, और कंसिस्टेंसी रिजल्ट जनरेट किया, और यही रिजल्ट आपको ग्लोरी की तरफ लेके जाएगा। सिंपल सी बात है इस कोटेशन का, मैं आपको सरल हिंदी में बता देता हूं कि जब तक आप सामने वाले को 10 रुपए कमाने में मदद नहीं करते, तो भाई 2 रुपए वो आपको कैसे सैलरी देगा। तो आपको सामने वाले का भला करना है। चाहे आप रिसर्च ओरिएंटेड पीएचडी स्टूडेंट हो, तो आप अपने रिसर्च के जरिए सामने वाले जो कंपनी जो आपको हायर कर रही है उसको कैसे अश्योर करा सकते हो कि आपको हायर करने के बाद वो आगे आने वाले दिनों में 10 रुपए कमा सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में, जिसके बदौलत वो आपको 2 रुपए एज ए सैलरी दे सकता है। ऑब्वियसली सामने वाला कमाएगा तभी ना वो दे पाएगा। तो ये चीज है। तो वैल्यू आपने क्या क्रिएट करी है, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए।
तो इसी के चलते बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते, तो उनका हुनर होते हुए भी वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते जहां पे वो एक्चुअली कर सकता है। तो यहां तक एक छोटा सा पार्ट खत्म हुआ, 30% ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब आप मुझे बताइए, इससे रिलेवेंट कोई अगर सवाल है या फिर आपके जहन पे कोई प्रश्न है तो आप टाइप करके ग्रुप में डाल सकते हैं अभी, और उसी का जवाब हम लोग आपको अभी दे सकते हैं। ओके सर, इनिशियली लोगों ने क्वेश्चंस यही पूछे थे जो आपने एड्रेस कर दिए हैं। ऑफ कोर्स, स्क्रीन बड़ा कर दीजिए। हाँ, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बताइए। एमएससी एग्रीकल्चर इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बाद प्लेसमेंट सिनेरियो बताइए। आई थिंक वो चीजें आपने खुद ही कर दी हैं एड्रेस। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया है कि मेरे पास डिग्री नहीं है, निखिल सक्सेना पूछ रहे हैं, उनके पास डिग्री नहीं है एग्रीकल्चर की पर वो कुछ करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है। बाय द वे, मेरा भी जीरो बैकग्राउंड है फार्मिंग का। मैंने ना इसका फार्मिंग का कोई एजुकेशन किया हुआ है और ना ही मैंने कोई डिग्री हासिल की हुई है इसमें। तो ये जो भी मैं बता रहा हूं अपने प्योर तजुर्बे से बता रहा हूं कि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। और आपको जो सवाल जो मेन आपने पूछा था कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो भी क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, ऑब्वियसली जब तक आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, दूसरों के लिए वैल्यूएबल बन सकते हो, दूसरे को मतलब सामने वाले को आप 10 रुपए कमाने में मदद जब तक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे एक और चीज भी आपको जानना पड़ेगा, आने वाले दिनों में चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स काउंट। रिजल्ट अगर आप जनरेट करते हो तो हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में खुली है। एक क्वेश्चन है, मयंक ने पूछा है, आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने बनारस क्यों चूज किया। बनारस को ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो अंजू, इसका बेसिकली जो बेसिक फंडामेंटल थंब रूल ये था हमारे लिए कि हम लोग दिल्ली में जॉब करते थे और दिल्ली हमारे लिए टोटली नया था। और हमारी टीम में जो ऑफिस कलीग थे, जो संदीप सर है, जो हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के टीममेट भी हैं हमारे, तो उनके साथ हमारी घर जैसी दोस्ती हो गई थी। और जस्ट बिकॉज दिल्ली में तो फार्मिंग एरिया था ही नहीं दिल्ली के अंदर, तो और बाहर में हम लोग किसी को जानते नहीं थे, तो ऑब्वियस एक थंब रूल था। संदीप बनारस से बिलोंग करते थे और इसी की वजह से उन्होंने बोला, भैया आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट ही करना चाहते हैं, हमारे यूपी में तो एक से एक बढ़ के बड़ी बड़ी जमीनें हैं, आइए ना बनारस में, वहां पे कुछ करते हैं। तो वो चीज मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि ऑब्वियसली संदीप का वहां पे वहां से बिलोंग भी करता था बनारस से, और ऑब्वियसली उसके रिश्तेदार भी जो थे वो बनारस एयरपोर्ट के इन एंड अराउंड थे, तो इसी के चलते हमको लोकल ग्राउंड सपोर्ट काफी अच्छा मिल गया था। तो दैट वाज द ऑब्वियस रीजन कि हम लोगों ने बनारस को ही चूज किया ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए। ओके सर, सो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन? डेफिनेटली। चलिए, फॉर द टाइम बिंग मान के चलते हैं आप ऐसे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पे आपके कॉलेज को भी कोई नहीं जानता या फिर आपको भी कोई नहीं जानता, इंडस्ट्री में तो आपको कोई नहीं जानता, तब आप क्या करोगे? या फिर आपका जो प्लेसमेंट सेल है उसमें कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क नहीं है, जहां पे पास आउट स्टूडेंट है, काफी बड़े बड़े कंपनी में पोस्टेड है, और अगर उनको जॉब के लिए तुम्हारा कॉलेज बोले तो फिर वो सारे जॉब ऑफर लेके आ जाएंगे आपके कॉलेज में। क्यों? क्योंकि वो वहां के पास आउट स्टूडेंट है। ऐसा भी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि क्या होगा अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं, जैसे सलमान खान नहीं है इंडस्ट्री के गॉडफादर होते हैं, तो वैसे अगर आपका कोई अगर गॉडफादर इस इंडस्ट्री में नहीं है, तब आप क्या करोगे? या फिर आपका उसमें कोई कंपनी नहीं आ रहा, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई कंपनी ही नहीं आ रही है, तब आप क्या करोगे? या फिर आपको कोई हायर ही नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड रेलेवेंट जॉब स्किल्स वाइज जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली जो इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट होता है यहाँ से जुगाड़ करके रिपोर्ट बना के, मतलब यहाँ वहां से करके आपने बस दे दिए, उसमें अपने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे आप पूरा प्रॉपर अच्छे लेवल पे चूक जाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली जो कंपनी को चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो को देख के आपके पास रेलेवेंट प्रोजेक्ट है ही नहीं, और जो आपने सीनियर का प्रोजेक्ट लेके टापा है उसका प्रेजेंट सिनेरियो में कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मार्केट काफी आगे मूव कर चुकी है। तब आप क्या करोगे? उसी चीजों का समाधान करने के लिए अब आने वाला जो सेक्शन है उसी को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जैसे फार्मर है, फार्मर को जो बड़ा प्रॉब्लम है, इसको फार्मर के प्रॉब्लम को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। अभी पढ़ने मत बैठे, पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं जैसा बताऊं ये आराम आराम से सुनिए, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर,
ब्लैंक और मनी, ठीक है। किसान एक जो बनने वाले हैं, जो आउट ऑफ द इंडस्ट्री है, फार्मिंग का कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं मेरी तरह, जो कि शुरुआती दौर में था, उसका ड्यूरिंग, ऐसे किसान जिसको खेती बाड़ी किसानी तो आती है बट उनको आगे का मार्केट नहीं मिल रहा, या रेट नहीं मिल रहा, या फिर रेट नहीं मिल रहा, इसी के चलते बेचारे आंदोलन के चक्कर में पड़े हुए हैं। और मैं आपको इसमें एक जीरो नॉन पॉलिटिकल सोल्यूशन भी बताऊंगा जिससे ये सारे प्रॉब्लम एटलीस्ट 80% तक तो सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। ये ड्यूरिंग वालों का प्रॉब्लम है फार्मर। आफ्टर वालों का क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर वाले के कैसे अपने लॉस मेकिंग फार्मिंग को एक प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्री की तरह ऑपरेट करना, ये उनको नहीं पता है। क्योंकि ऑब्वियसली आपने सुना होगा ना कि ट्रेडिशनल किसान होते हैं जो ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रो करते हैं, उनका प्रॉफिट नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं बट इनकम घटता जा रहा है, तो उनके लॉस मेकिंग फार्म को प्रॉफिट मेकिंग में नहीं करने पाने की वजह से भी उनका प्रॉब्लम हो रहा है। और आखिरी जो सेकंड लास्ट हो गया वो ब्लैंक। ब्लैंक कैसा है कि उनके पास तो लैंड ही नहीं, इंडिया में अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज लेस देन 5 एकर्स का फार्म ज्यादातर लोगों के पास है, उससे ज्यादा जमीन लोगों के पास नहीं है। चाहे वो हिल टॉप के ऊपर हो, रूफ टॉप किचन गार्डन कर रहे हो, या स्मॉल मार्जिनल फार्मर हो, बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, तो ऑब्वियसली लैंड छोटे से और छोटा होते जा रहा है। तो ये भी उनका एक प्रॉब्लम है, इसलिए ब्लैंक दिया। और आखिरी वाले में पैसे का प्रॉब्लम तो यूनिवर्सल है कि नहीं? किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, किसी को बिग लैंड में मैन पावर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या मनी का प्रॉब्लम सबको आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर लोग सीजनल क्रॉप ग्रो करते हैं, या मोनोक्रॉप ग्रो करते हैं, या सूखाग्रस्त एरिया है, या बाढ़ग्रस्त एरिया है, ठीक है। इसी भवसागर में पांचों के पांचों पेशेंट्स अलग अलग तरीके से अटके फंसे और दबे हुए हैं। तो ये इसी वजह से किसान का इनकम अटका हुआ है। अब किसान का इनकम अटकने के वजह से को हायर करने वाली जो इंडस्ट्री, उसमें हो क्या रहा है हलचल, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री का प्रॉब्लम देखते हैं। तब इंडस्ट्री में बोलते हैं रिसेशन आ गया। ऑब्वियसली रिसेशन किस वजह से? फार्मर के पास अगर इनकम नहीं होगा तो उसके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी। बिजनेस में डिमांड, अगर बाइंग कैपेसिटी अगर उसके पास नहीं तो आगे से खाद बीज दवाइयां नहीं खरीदेगा किसान, क्योंकि उसको फ्यूचर नहीं दिखा, तो खाद बीज दवाइयां नहीं खरीदेगा। और ऑब्वियसली इसी वजह से क्या होगा कि बिजनेस में डिमांड घटेगी तो सेल्स भी ऑब्वियसली घटेगा, और सेल्स अगर घट गया तो कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, और वो एक्सपेंशन करने का सोचेंगे भी नहीं, वो सिर्फ मेंटेन करने का सोचेंगे। और अगर मेंटेन करने का सोचेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन नहीं किया तो उनको नए बंदे नहीं चाहिए होंगे, तो कॉलेजेस में प्लेसमेंट भी नहीं होंगे। और प्लेसमेंट नहीं हुआ तो एडमिशन फिर क्यों होगा? कि बच्चों को भी फ्यूचर नहीं दिखेगा, तो एडमिशन कहां से होगा कॉलेजेस में? और एडमिशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को करियर ही नहीं दिखेगा, तो फिर फार्मिंग में फ्यूचर कैसे बनेगा? और यहाँ पे और एक चीज भी है कि अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको स्टेबल जॉब नहीं मिल रहा है। जैसे पास आउट आपके सीनियर्स लोग हैं, आप देख ही पा रहे होंगे, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास स्टेबल जॉब नहीं है, और जो बिजनेस भी करते हैं उनके पास प्रेडिक्टेबल इनकम नहीं है। ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। और ये इंडस्ट्री का इतना डेप्थ डिटेल में इनसाइट हर कोई आपको नहीं दे सकता। कि क्या हो रहा है, फार्मर में 3 कैटेगरी है। एक लेबर माइंडसेट वाले होते हैं, एक मैनेजरियल माइंडसेट जो अपने अंदर में लोगों को खटाते हैं, लेबर्स को अपने अंडर में, मैनेजरियल माइंडसेट वाले किसान। और थर्ड वाले हो गए कि बिजनेस माइंडसेट वाले किसान, जो कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, कभी काला गेहूं लगा दिया, कभी काला चावल का बीज बेच दिया, कभी काली अदरक बेच दी, तो अपॉर्चुनिस्टिक। और तीनों के लोग को शांति, इंडस्ट्री वालों को आती है, ना ही फार्मर को शांति है, और ना ही ये अपॉर्चुनिस्टिक फार्मर्स को ग्रोथ दिख रहा है। तीनों के तीनों में स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कि किसान के पास इनकम नहीं है, इंडस्ट्री के पास भी स्टेबिलिटी नहीं है, और कस्टमर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनके पास क्या होता है कि अफोर्डेबल रेंज में हेल्दी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर अफोर्डेबल रेंज में उनके किचन बजट में अगर आप नहीं दे पाए तो फिर वो चाह के भी नहीं ले पाएंगे। और ऑब्वियसली उनको रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल सप्लाई चाहिए। इस प्रेडिक्टेबल सप्लाई ना होने के कारण ही मार्केट में इतना ज्यादा उठा पटक आया है। तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग अगर करते हो, प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग करते हो, तो ये सारी चीजें जो गैप आता है, आप यूजुअली फार्मर को भी देख लीजिएगा, क्या होता है, वो एक बार कारपेट बॉम्बिंग करके अपने खेत को भर देता है एंड टोकरी लेके सर में मंडी पहुंच जाता है। अब एक बार में देंगे। अब आप सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैं बनारस में, हम लोग ये प्रोजेक्ट करते थे, बनारस एयरपोर्ट में जो फूड सप्लाई देते हैं, जो केटरिंग का, तो उनका नाम है प्रदीप केटरर्स, ठीक है, प्रदीप केटरर्स। और उसके बाद फिर आपका BHU के पास में एक ये भी शॉप है, क्या नाम है उसका, रूस्टर चिकन बोल के एक था, रूस्टर चिकन था। और अभी रिसेंटली अपने बर्गर किंग, यस, बर्गर किंग भी आया हुआ है। अब तीनों तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं।
अब उन्होंने मुझे क्यों अप्रोच किया था उस टाइम पे, जो कंसिस्टेंसी इन सप्लाई और क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम लोग उनको दे पा रहे थे, वो यूजुअली और नॉर्मल तरीके से कोई दूसरा फार्मर नहीं दे पा रहा था। तो इसमें हमने देखा कि भाई हम लोगों से भी धुरंधर फार्मर्स मार्केट में है, हम उनसे बहुत बेटर तो नहीं कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे, वो 10 में थे तो हम 8 या 9 पे थे, ऐसा करके था, बट फिर भी उनके लिए रिजल्ट जनरेट करना था। तो इस तरीके से हमको प्रिडिक्टेबल कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर मिलने हमें स्टार्ट हो गए, तो यहां से प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। तो कैसा आप कुछ कर सकते हो, ये कहला एक बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए फॉर द टाइमिंग, अगर अफोर्डेबल रेंज में अगर किसान अगर नहीं देता है कस्टमर को, तो उसका तो सेल्स होगा नहीं, तो फिर वो कमाएगा किधर से? कि अभी ऑब्वियसली सस्ते पे सस्ता एकदम बोला करता जाएगा, तो उसका मार्जिन नहीं होगा, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा? उसकी इनकम कहां से आएगी? ले दे के वही हो जा रहा है। अब देखिए, मुर्गी पहले या अंडा पहले, ये दोनों के बीच में द्वंद्व हो जा रहा है कि भाई सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई समझे किसान को उसको इनकम चाहिए, और कस्टमर जो खरीदता है उसके प्रोड्यूस को, तो उसको अफोर्डेबल रेंज में चाहिए। अब दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चलता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, अगले हम लोग स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं कि देखिए, अब ये जो है ओल्ड फार्मिंग मॉडल, हम लोग इसको फार्मिंग जो ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके से जो फार्मिंग मॉडल आती आ रही है, वो लॉस मेकिंग क्यों है? क्योंकि वो प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग थी। क्यों प्रोडक्शन सेंट्रिक? क्योंकि पहले जमाने में ऑब्वियसली लोगों के पास उतना स्किल नहीं था, उतना मतलब उनको ट्रेन नहीं था टेक्निकल फार्मिंग किस तरीके से उगाना है, ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इसी के चलते मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको ये स्किल सिखाई गई कि कैसे प्रोडक्शन लेना है। अब प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग उसी के चलते आ गया। तो इसी के चलते प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग को हम लोग अब जो उसमें जो होने वाली दिक्कत है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है कि देखिए, क्या होता है कि अब प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग करते हैं, तो अगर उसको आप हाई ज्यादा दाम में बेचने जाओगे तो आपको स्पेशल मार्केट की जरूरत पड़ेगी, और सस्ते में बेचने जाओगे तो आपको ज्यादा वॉल्यूम में चाहिए होगा, प्रोडक्शन की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। बट अब जैसे कि जमाना बदल रहा है, लोगों की जो जमीनें छोटी से और ज्यादा छोटी होती जा रही है, तो अब क्या होता है कि वो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा के वॉल्यूम पे कमाने वाला जो फंडा आज ज्यादा 60 से 70% लोगों तक के लिए, जो फार्मर्स भाई है या फिर जिनके पास फार्मिंग का लैंड है, उनके लिए प्रैक्टिकली आज के जमाने में शायद से ही पॉसिबल हो सके। हाँ जी, अब हम लोग इसमें नया उसमें जाते हैं कि देखिए, अब डर्टी लिटिल सीक्रेट ऑफ क्रॉप डाइट एंड प्रोडक्शन। अब देखिए, मैं आपको इसका ऐसा इंसाइट बताने जा रहा हूं जो आज तक इससे पहले इंटरनेट में शायद से किसी ने आपको बताया होगा। और वो पॉइंट ये है कि आने वाले दिनों में, जैसे फार्मर को भी पता है कि जिस न्यूट्रिशन से वो क्रॉप जैसे टमाटर उगा सकता है, उसी से बैगन भी उगा सकता है, उसी से भिंडी भी उगा सकता है, और उसी से मिर्ची भी उगा सकता है। तो ऑलमोस्ट लाइक सारे क्रॉप्स का अगर एक बार क्रॉप रेजिम जो क्या होता है, स्प्रे देने का टाइम या खाद देने का टाइम, एक बार वो रेजिम अगर एक बार सेट कर दे प्रोफेशनली, उसके बाद उससे 80% तक क्रॉप, चाहे बंद गोभी उगाओ या ब्रोकली उगाओ या फूल गोभी उगाओ या कुछ भी उगाओ, हर एक चीज पॉसिबल है। तो ये सब सारी चीजें किसान भाइयों को पता होते हुए भी वो इतने सारे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के हिसाब से क्यों नहीं चलते, जबकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं वो लोग बताते हैं, फार्मर्स को सजेस्ट करते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए, ठीक है, तो भी क्यों नहीं करते? तो उसका लूप होल आपको अगले स्लाइड्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में जब तक हमारा जो किसान है, वो जब तक थाली नहीं भरता, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा एक फॉर्मूला है, पुलाव खिचड़ी बिरयानी फॉर्मूला। तो ये पुलाव खिचड़ी बिरयानी फॉर्मूला ये है कि जिसमें आपको आने वाले दिनों में अगर किचन में लगने वाला जो 80% सामान है, प्लेट भरने वाला काम, 80% क्रॉप आपको अपने ही फार्म से उगा के देना है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर सकते हो। बट अगर नहीं किया, तो पुराने तरीके से क्या होता है, आप ये देख रहे हैं शेयर मार्केट का जो स्लाइड आपको दिख रहा है, फ्लक्चुएशन होती है, कभी प्राइस फ्लक्चुएट करता है, कभी डिमांड और सप्लाई जो होता है ना, आपने फार्म के प्रोड्यूस लेके तो आए, ज्यादा प्रोडक्शन आ गया मार्केट में, सबका एक साथ आ गया, तो ऑब्वियसली सबका रेट टूट जाता है। तो ये भवसागर से कैसे बाहर निकलना है, तो इसी का पूरा खेल है प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस करने के लिए, ठीक है। मैं आपको फार्मिंग नहीं बोलूंगा, प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस को आपको करना है। अच्छा, अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, यही फार्मर का प्रॉब्लम है, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर ब्लैंक मनी। ये अगर प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर दिया, अगर उनके इनकम के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपका भी इनकम बढ़ जाएगा।
वही जो डिफिकल्टी है, हर डिफिकल्टी को एक पॉसिबिलिटी में, एक सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है आपको। तो आपका इनकम आने वाले दिनों में कहां कहां से हो सकता है, तो यहां पे एक उसका छोटा सा एग्जांपल है। जब आप प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग सीख जाओगे, स्किल वाइज, बिजनेस वाइज, तब आप हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का एग्री बिजनेस कैसे शुरू करना है, आपने तो खुद पहले सीख ली और उसके बाद उसी हिसाब से आप दूसरों को भी गाइडेंस दे रहे हो। इस तरीके से आपका यहीं से एक इनकम करने का एक नीश खुल गया। नीश मतलब क्या, एक सेगमेंट, एक कैटेगरी आपके लिए ओपन हो गई। एक बोलते हैं ना, कौन से स्ट्रीम के हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मशीनरी में हो सकते हैं या फिर दूसरे में, तो इस तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या होगी, मार्केट नहीं मिल रहा या उचित मूल्य नहीं मिला, किसान आप में तो नया सेगमेंट अपने लिए खोल सकते हो। फिर आपका तीसरे में आफ्टर वाले सेक्शन पे आते हैं, मेकिंग फार्मिंग है, तो उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करके, ऐसे होता है प्रवाड़ी से गुजराती जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, आप लोग देखिएगा सीख सकते हैं, क्योंकि लॉस मेकिंग फार्मिंग को प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्री की तरफ आपने कन्वर्ट कर दिया। जो फार्मिंग एंथुसियास्ट है या फिर आप ही के पास अगर कोई लैंड नहीं है या फिर आपके पास लेस देन 5 एकड़ का है, तो आप से ऐसे लोगों को अपने प्रॉब्लम को ही अपना सोल्यूशन बना के आपने आगे बढ़ाना है। जिनके पास हिल टॉप में फार्मिंग कर रहे हो या फिर छोटे लैंड में 4-5 जगह पे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटे छोटे टुकड़ों में, आखिरी में हो गया कि ऑब्वियसली पैसे की तो यूनिवर्सल दिक्कत तो हर किसी को होती है, इन्वेस्टमेंट। अब आपको मैं एक छोटा सा एक केस स्टडी बताता हूं, एग्जांपल, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये कितना रिलेवेंट है। रिसेंटली क्या हुआ कि जब एग्री स्टार्टअप कम्युनिटी में हम देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कंपनी के पास पैसा नहीं होगा वो एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देगी, तो ऑब्वियसली ये जॉब वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और ऑब्वियसली ये एग्री बिजनेस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्री बिजनेस को हर कोई प्रोत्साहन दे रहा है आज के टाइम में, तो इनके लिए फंडिंग कहां से आएगी। तो फंडिंग के लिए मुझे एग्जांपल दे रहा हूं। तो ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटी में ऑलमोस्ट लाइक नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता, बट फिर भी एक रफ बता रहा हूं कि 300 करोड़ के अराउंड फंडिंग आती है। हार्डली 2% ही उसका यूटिलाइज होता है, रिमेनिंग 90 to 98% वापस चला जाता है ट्राइबल मिनिस्ट्री में। क्यों रिटर्न जाता, तो ये मैंने जानने की कोशिश की, तो पता चला कि आधे से ज्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर के को लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है प्रोफेशनल तरीके से, कि जिसको दिखाते हैं आगे से फंडिंग मिले। अब आपको पता होगी थंब रूल से कि गवर्नमेंट एक ये रूल बना कि वो एलिजिबल है फंडिंग पाने के लिए गवर्नमेंट से, अदरवाइज ही इज नॉट एलिजिबल। बट वही चीज अगर ट्राइबल केसेस में अगर देखा जाए, तो वहां पे देखेंगे ये जो महिला समिति बहुत स्ट्रांग होती है, महिला लेडीज लोग की कम्युनिटी, तो ट्राइबल वुमेन्स की कम्युनिटी में वो अपना रूल्स खुद बना सकते हैं, और रूल्स बनाते हुए इस चीज का रिपोर्ट वो जब सेंट्रल ट्राइबल मिनिस्ट्री में जब सबमिट करते हैं, तो उनके खुद के बनाए हुए लेडीज लोग के रूल के हिसाब से ही उनको फंडिंग दिया जाता है। वो अपना रूल्स खुद डिमांड नहीं, कमांड करती है वो। यस, ये राइट टर्म हुआ। कम्युनिटी के लोग हैं जिसके साथ आप अगर नॉन ट्राइबल हो इन केस, ठीक है, तो 10 ट्राइबल कम्युनिटी के लोग अगर का जगह है, तो वहां पे 9 ट्राइबल लोग रह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हो उसमें, और एट द एंड ऑफ द एक नॉन ट्राइबल पर्सन रह सकता है वहां पे, जो इनको मैनेजर के हिसाब से इनको मैनेज कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी हमारे ट्राइबल लोग होने चाहिए। तो इस तरीके से ट्राइबल मिनिस्ट्री का कहना है कि जिनकी वजह से आपको फंडिंग मिल रही है, आप सामने वाले को 10 रुपए कमाने में मदद करो, जिसके बदले 2 रुपए आपके लिए आने का रास्ता खुल जाए। तो आधे से ज्यादा ट्राइबल एरियाज में लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना नहीं आता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यहीं पे एक $multi-million आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हालांकि हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अलग सा हमारा एक सेगमेंट ही है, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे आप एटलीस्ट 2 दिन में सीख सकते हो, और अगले 7 दिन में, आने वाले दिनों में एक प्रोफेशनल की तरह आप इसको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करते हुए खुद कर भी सकते हो, दूसरों के लिए करा भी सकते हो। इनफैक्ट यही सेम चीज अगर आप चार्टर अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको अगर आप दोगे, तो चार्टर अकाउंटेंट 2 करोड़ के फंडिंग पाने के लिए लगभग कितना 30-35,000 रुपीज के अराउंड चार्ज करते हैं। बट वही चीज नॉर्मल तरीके से जो प्योर एकदम जेन्युइन तरीके से करते हैं, 1 से लेके 5,000 रुपए में हो जाता है। तो यही चीज की कला अगर आपने सीख ली और अपने साथ आपने एक टीम बना ली, ऐसे जो फंडिंग के लिए जो सैंक्शन करवाने वाला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाला अलग ही टीम बना ली, तो ऑब्वियसली आपके लिए आने वाले दिनों में यहाँ पे भी एक $1 million सेगमेंट या $1 million अपॉर्चुनिटी यहीं से क्रिएट होती है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये करना ही नहीं आता। तो ये हो गया क्योंकि आपने लक्ष्मी माँ को देखा होगा, हाथ ऐसे फ्लैट करती है और उसके बाद हाथ से क्या निकलते हैं, कॉइन्स निकलते हैं, गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं। नोट की गड्डी क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि ये बिजनेस फंडामेंटल है। यहां पे सिखाया जा रहा है कि आप छोटे छोटे अमाउंट पे 100 जगह पे या हजारों लाखों जगह से अगर कमा रहे हो, ठीक है, वो एक बहुत बड़े वॉल्यूम पे ऐड होता है।
तो इसलिए छोटे छोटे वॉल्यूम पे आप इनकम करना सीखो, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका करना सीखो। इसलिए मैं आपको 2 से 3 हजार रुपए डेली कैसे कमाए इस पे फोकस करूंगा। और मान लीजिए ऑन एन एवरेज भी 3 हजार रुपए भी अगर आपने पर डे कमाया और वो 30 दिन अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया ऑन एन एवरेज 90,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी। ठीक है, अब सरकारी जॉब में भी देखिए लिमिटेड 2% लोगों को जॉब मिलता है, और वो भी अभी तो सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मान के चलते आज से 5 years 10 years डाउन द लाइन। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कि अभी यंगस्टर अभी आप हो, शुरुआती दौर में अगर आपने लाइन पकड़ के काम किया तो आगे आने वाले दिनों में जहां पे उन लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे वहां पे आप थ्राइव करके पूरे सिस्टम को ऑटो पायलट मैनेजमेंट में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो पहले शुरुआती दौर में छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करो। 2 से 3 हजार रुपए डेली आप कैसे कमा सकते हो। देखिए प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग में बार बार आपको थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन में इतना हैमर क्यों कर रहा हूं, आप लोग को आपके दिमाग में क्यों बिठा रहा हूं, क्योंकि अब तक जो फार्मिंग होती रही है वो पुराने तरीके से प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग हो रही थी, बट इस नए जमाने में आप लोग को साथ में लेते हुए ये प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग हो गई। तो इसलिए मैं हमेशा प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से बोला। हर बार ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से बोलने का हमारा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये हो गया कि आने वाला फ्यूचर तो इसी का है भैया, चाहे कुछ भी सोच लो। ठीक है, तो इसी के चलते मार्केट यहीं पे और यहीं से आपको स्कोर करना है। देखिए जब आप प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग जब करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करते हुए, नेचुरल फार्मिंग को यूज करते हुए, तो वहां पे क्या होता है कि आपके ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन लेने का प्रेशर नहीं होगा, उत्पाद को सस्ते में बेचने का भी प्रेशर नहीं होगा, या फिर अलग से मार्केट ढूंढने की कोई दिक्कत जो होती है वो टोटली खत्म हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए गांव में अगर आलू बिक रहा है केमिकल वाले अफोर्डेबल रेंज में देते हुए भी, मैं सस्ता रेट नहीं बोला, मैं महंगा रेट में नहीं बोला, मैं बोला अफोर्डेबल रेंज में देते हुए भी आप कैसे प्रॉफिटेबल रहते हो, तो वो भी हम लोग आपको आने वाले दिन में बताएंगे। तो आपको मार्जिन कहां से निकलेंगे ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए मार्जिन कहां से निकलेगी, और अगर आप जॉब एज ए एम्प्लॉय अगर आगे बात कर रहे हो कंपनी से, तो उसको क्या बताना कि उसके लिए मार्जिन कहां से निकलेगा, इनकम कहां से उसका प्रॉफिट आएगा, ये उसको समझाना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नया जो जमाना है वो कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग मॉडल का है। कि देखिए अब क्या होता है, सब लोग फार्मिंग मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या फार्मिंग मॉडल क्या है हम लोग का, कि देखिए हमने कोई नया चीज इन्वेंट नहीं किया, हम लोग ने सिंपली क्या किया है अपने तजुर्बे से जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसको हम लोगों ने किचन गार्डनिंग के साथ क्लब किया, और इसको हम लोगों ने अपने तजुर्बे और मार्केटिंग और मैनेजमेंट के चीजों के साथ क्लब करके उसको हम लोगों ने 99% तक इंप्रूव कर दिया है। तो इसी के चलते ये आपको प्रोफेशनल लेवल का कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग, कि जब तक एट द एंड ऑफ द डे पैसा पे करने वाला कौन है, आपका कस्टमर है जो आपको मॉनेटरी वाइज पे करेगा। तो पैसा देने वाले के कस्टमर के हिसाब से ही ना आप प्रोडक्शन लोगे, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो आपको प्रोडक्शन लेना है। और अगर आप खुद नहीं ले रहे हो तो आपको दूसरों को, किसान को, अगर खुद के खेत में नहीं कर रहे हो तो दूसरे किसान या दूसरों के खेत में कैसे प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग करनी है इसके बारे में आप दूसरों को गाइडेंस दे रहे हो। तो इस तरीके से प्रोफेशनल लेवल का कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग मॉडल आपको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए जब तक आप अफोर्डेबल रेंज में, अफोर्डेबल प्राइस में कस्टमर के किचन तक नहीं घुस सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे, तब तक आप चाहे जितना भी अमृतुल्य भोजन उगा लो, चाहे जितना भी प्रीमियम प्रोडक्ट दे दो, बट स्टिल आपका ग्रोथ एक लेवल पे आके रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको कस्टमर के किचन के बजट में कैसे संभालना है ये सारे भी कैलकुलेशंस करने जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग डाइट को देखते हुए, मैंने हमेशा बोला है रिवर्स इंजीनियरिंग आज तक हमारी साइंस इतनी अपग्रेड हो गई है कि हमें प्रोडक्शन कैसे लेना है ये तो सिखाई गई है, बट डाइट को देखते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करना है, कितना बाय कितने एरिया में क्या उगाना है, कितना उगाना है, कैसे उगाना है, क्रॉप पैटर्न क्या होगा, क्रॉप के साइकिल्स क्या होंगे, ये सारे बारे में हमें उतने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो वो सारे चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगे आने वाले दिनों में। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बिल्कुल। अब देखिए आने वाला जो फ्यूचर होगा वहां पे हम लोग जैसे ना अकाउंट मैनेजर की तरह, मान लीजिए एक खेत में अगर 100 परिवार को खिलाने की कैपेसिटी, अब परिवार तो देखिए न्यूक्लियर भी होते हैं, जॉइंट फैमिली वाले भी होते हैं, तो मान लीजिए आपके खेत में अगर 100 परिवार को खिलाने की कैपेसिटी है तो 100 परिवार के हिसाब से आपको 100 परिवार का ही अकाउंट संभालना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो ये आने वाले दिनों में ये फ्यूचर होना है। क्योंकि देखिए किसान क्या है कि उसको जब समझ में नहीं आता अपने हिसाब से कर देता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मार्केट में रेट नहीं मिलता,
वो विशेष सर्कल है। बट जब किसान को उसकी खुद की जिम्मेदारी अगर दे देते हैं और आप वहां पे एज ए इम्प्लीमेंटर, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह, यस, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह उनको गाइड करते हो कि क्या करना है, कब करना है, आपके पास चेकलिस्ट आ जाता है, तब आप आसानी से उनको गाइड कर, हो सकता है आपको खेती बाड़ी का कोई तजुर्बा भी ना हो मेरी तरह, फिर भी आप वो देखते हुए काफी आगे हद तक आप उनको गाइड कर सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है? पीयूष का क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा चीज मैं बताऊंगा, एंड ऑफ द स्लाइड है हमारे ठीक पास। है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन एक्सोटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सुपर फूड्स मार्केट इन टियर 2 सिटीज? देखिए ये क्या है कि मैंने आपको बोला ना, अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में हमें एंटर नहीं करना है। अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट, हमें क्या चाहिए कि हमें ये देखना है कि हमारा जो बिजनेस स्टेबल हो, प्रिडिक्टेबल हो। स्टेबिलिटी, करियर के शुरुआती दौर में आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होगी। क्यों प्रिडिक्टेबिलिटी? क्योंकि आज 3 महीने जॉब रहा, फिर आपका जॉब चला गया, उसके बाद 5 महीने जॉब ढूंढ रहे हो, फिर छठे महीने पे जॉब मिला, तो अनस्टेबल है आपका करियर, प्रोफेशन आपका अनस्टेबल हो गया। तो आपको क्या ऐसे निश या फिर ऐसे सेगमेंट में जाना है जहां पे एवरग्रीन बिजनेस हो। तो एवरग्रीन बिजनेस जैसे फूड एंड ये हो गया, वाटर हो गया, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे एवरग्रीन सेगमेंट्स हो गए। सीड कंपनी के आगे से बिकवाली नहीं हो रहा, कोई सीड नहीं खरीद रहा, नर्सरी वालों के कोई पौधे नहीं खरीद रहा, किसान को अपना फ्यूचर दिख नहीं रहा क्योंकि आगे से रेट टूट रहा है, कभी मौसम की वजह से, कभी मार्केट की वजह से। तो फार्मिंग में फ्यूचर तभी आ सकता है जब आप पोर्टफोलियो, मल्टीपल पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स लेके चलो। जैसे मैंने बोला ना शेयर मार्केट की तरह, कि अगर एक शेयर आपका टमाटर डाउन हो जा रहा है तो उसके पीछे 40+ वैरायटी, हम लोग तो 80 वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स लेके चलते थे। तो नो डाउट अगर 3-4 अगर शेयर मार्केट की तरह हमारे क्रॉप्स के रेट डाउन भी होते थे, तो बाद बाकी 80% जो इनकम था हमारा, जो रिकवर दूसरे क्रॉप वैरायटी से आ जाते थे। तो छोटे छोटे पार्ट में बड़े पोर्टफोलियो को लेके हमें चलना है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी के चलते मैंने बोला, अब देखिए ये जो वैरायटीज तो लेके हर कोई उतर जाता है। इनफैक्ट मैं यूट्यूब में भी देखता रहता हूँ, इंटरनेट पे भी देखता रहता हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स बहुत सारे पोर्टफोलियो लेके उतरते हैं, बट वो मुंह के बल या फिर नाक के बल आके कहां पे नोज डाइव करते हैं? कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई, फार्मिंग के प्रोडक्शन में गैप आ जाता है उनका, और इसी वजह से वो वहां पे रुक जाते हैं। और यहीं पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप इन जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को अपने खाते में ऐड कर सकते हो और उनका प्रोफेशनल फार्मिंग के बिजनेस कंसल्टेंट की तरह आप उनको प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस करना सिखाते हो, मतलब गैप ना आए ताकि। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ट्रस्टेड, रिलायबल, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल फार्म का सप्लाई जब तक आप नहीं दोगे, तब तक ट्रस्टेड, रिलायबल और स्टेबल और प्रेडिक्टेबल तरीके से आपकी सैलरी नहीं बनने वाली। आपका कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई आएगा, तभी तो आके कॉन्टिन्यूटी इन आपके सैलरी निकलेगी, और ये तभी हो पाएगा जब आप इस चीज को दिखाते हुए अपनी प्री बुकिंग के ऑर्डर लोगे। फिर ऑब्वियसली प्री बुकिंग का ऑर्डर सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट ये तभी आप दे पाओगे जब फैक्ट्री की तरह कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन आपका आ रहा है। फैक्ट्री स्टाइल में आपको ऑटो पायलट मैनेजमेंट में अपने पूरे सिस्टम को रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका इनकम आएगा। तो सोचा करते थे हमारे पुराने जमाने के लोग कि जब तक किसान अपने खेत में खड़ा रहेगा तब तक ही खेती बाड़ी या प्रोडक्शन होगा, और जिस दिन वो फार्म से हट गया तो उस दिन उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। ये पुराने जमाने में एकदम सही बात थी, बट आज के नए जमाने में देखते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है और इतने अच्छे एडवांस सिस्टम्स आ गए, ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी बढ़ गई है, तो ये फार्मिंग को एक फैक्ट्री की तरह ऑटो पायलट मैनेजमेंट में जिस दिन आपने रख दिया, तो उस दिन आपका इनकम भी ऑटो पायलट में आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने न्यू कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग मॉडल के बारे में बताया, जहां पे मैंने कहा है कि यहाँ पे आपको कस्टमर पे फोकस करना है। ये बात मत देखिए कि मंडी में कितने में बिकेगा या फिर पिछले साल का कौन सा क्रॉप ज्यादा दाम में बिका था, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट होती रहेंगे ऊपर नीचे। आज अगर टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है तो कल 3 रुपए किलो में भी नहीं बिकने वाला। तो इस फ्लक्चुएशंस को अगर संभालना है तो आपको कस्टमर के डाइट को देखते हुए फोकस्ड वे में रिवर्स प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। कि आपको उनके अफोर्डेबल रेंज में लाने के लिए हर हालत में प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि फार्मिंग एक रियल एस्टेट का बिजनेस के बराबर है। तो जिस तरीके से आर्किटेक्ट अपने नक्शे को पहले बना लेता है, मतलब जैसे आपको ही पता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ही पता है कि उसमें ईटा, पत्थर, चूना, रेत, सीमेंट ये जाता है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। बट आप क्यों नहीं इसको कर सकते? आप बिल्डिंग क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऑब्वियसली इसका प्रॉपर प्लान होता है, एक्शन स्टेप्स होते हैं,
जो कि आर्किटेक्ट को पता है। तो आर्किटेक्ट की तरह आपको भी इसका प्रॉपर प्री प्लानिंग प्रोफेशनल तरीके से बनाना पड़ेगा, ताकि जब ये प्लान आ जाए उसके बाद आपको सोचना ना पड़े, तुरंत उस प्लान पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए आपका। अच्छा, तो कैसे आप अपने फार्म में काम करते हुए या दूसरों के फार्म को गाइडेंस देते हुए प्रोफेशनल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो? देखिए, हो सकता है आपके पास अगर फार्म खुद का है तो कांग्रेचुलेशंस, और अगर आपके पास खुद का फार्म नहीं है तो दूसरे को एज अ बिजनेस कंसल्टेंट या फार्मिंग बिजनेस कंसल्टेंट की तरह आप दूसरों को गाइडेंस कैसे दोगे, वो भी हम बता रहे हैं। आपको किसान को कैसे मदद करनी है, ऑब्वियसली प्री बुकिंग ऑर्डर्स में मदद करने की, उगाने से पहले, बीज डालने से पहले खेत में पैसे आके तैयार हो जाए, तब तो किसान के पास प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी ना। उसके बाद नेक्स्ट हो गया प्री बुकिंग लाने में मदद करना है किसान को। मल्टीपल बुक ढूंढोगे उनके लिए, किसानों के लिए अच्छे डील, अच्छे ब्रांड्स कैसे ढूंढोगे, अपने शर्तों पे डिमांड नहीं करोगे, आप कमांड करोगे उनको, तो किसानों को कैसे सिखाओगे। अब ले देखिए, आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो सर हमें सिखा रहे थे हमारे खुद के, कि भाई हमें जॉब कैसे लगे, हाउ टू गेट मल्टीपल ऑफर, हाउ टू गेट मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, या फिर हाउ टू गेट हायर पैकेज, कहीं ना कहीं आपका जो लिंक है ये किसानों के भी इसी सेम मॉडल से लिंक्ड है ना? लग रहा है ना? देखिए, हमेशा सक्सेस है एक पैटर्न, एक ट्रेल छोड़ के जाती है अपने पीछे। तो जहां पे जब आपने अपना खुद का भला करना चाहते हैं तो सेल्फिश दिखता है, अपना खुद का पहले भला नहीं करना है। पहले आपके अपने अन्नदाता है जो किसान है, किसान भाई, अगर आप खुद किसान भी हो तो पहले किसान का भला करना है, उसको आगे से 10 रुपए कमाने में मदद करनी है, जिसके बदौलत 2 रुपए से आपको भी बाय डिफॉल्ट कमाई हो जाएगी। ऑब्वियसली आप अगर किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो उसका सेल्स कैसे बढ़ाने में मदद कर रहे हो, चाहे आप रिसर्च बैकग्राउंड वाले हो या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हो, तो आपके टेक्निकल इनपुट से या फिर आपके इनसाइट से कैसे उस कंपनी का इनकम बढ़ रहा है, तभी तो आके वो सैलरी देंगे। पैटर्न वही सेम है। देखिए, ये सेम चीज मैंने अपने भी करियर में, जब कॉलेज डेज में पढ़ता था, मैंने भी ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई करी, और आज जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं और पीछे पलट के जब मैं चीजों को देखता हूं तो कनेक्टिंग द डॉट्स हो जा रहा है। कॉलेज में जो जाने अनजाने में जो सक्सेसफुल पैटर्न मैंने बनाया था, वो सेम चीज मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ में करी, और जो कॉर्पोरेट लाइफ में जो हमने पैटर्न बनाया था मैंने फार्मिंग, और जो फार्मिंग करियर में जो मैंने किया वो मीडिया के इसमें भी हाईलाइट हो गया इसी पैटर्न की वजह से। और जब मीडिया पैटर्न में हाईलाइट हुआ, वो फार्मर को भी हम लोगों ने हाईलाइट इस तरीके से कर दिया। अब जब फार्मर का भला होना स्टार्ट किया तो फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इसी पैटर्न में हमसे कनेक्ट हुए। तो सक्सेस हमेशा अपने पीछे 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 कुछ ना कुछ पैटर्न दे के आता है, प्रोवाइडेड आपके पास वो स्किल और वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। तो आपने अगर फार्मर को पावरफुल बनाया तो वो पूरी इंडस्ट्री को रिवाइव करने का दम रखता है। तो आप जॉब के पीछे जो आप ढूंढ रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के पीछे, एंड रियली पैसा और नेम, फेम और आपके पास क्रेडिबिलिटी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। बस एक बार आप रिजल्ट सही से जनरेट कर लो अपने लिए। फार्मर्स को पावरफुल हमें बनाना है। तो मैं हमेशा आपको देखेंगे पूरे थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन में प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए क्यों बार बार कहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि क्या उगाना है, अब कैसे उगाना है, ये सब की जो बेसिक जो जानकारी हो गई है वो सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो वो सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है, क्या उगाना है, कैसे उगाना है, ये सबको पता चल गया है। बट किस सीक्वेंस में उगाना है, किस तरीके से स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा, और उसको एक्शन स्टेप्स के हिसाब से कैसे हम इसको एक अचीवेबल सेक्शन में बनाए, कैसे हम इसको फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल बनाए, ताकि आने वाले दिनों में हमको अपने जेब से पैसा ना लगाना पड़े और ये अपने आप में एक सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट बन जाए। तो ये कैसे करना है, कैसे आपकी खाद, बीज, दवाइयों का पैसा उसी फार्मिंग के बिजनेस से निकलेगा, ताकि अगर आपका मौसम की मार भी पड़ती है, आपका बाढ़ आ गया, तूफान हो गया, आंधी आ गई, सूखा आ गया, कुछ भी आ गया हो, स्टिल वो उसको सस्टेन कर पाएगा। और मार्केट में अगर रेट टूट भी जाते हैं, जस्ट बिकॉज आप ऑलमोस्ट लाइक 40 प्लस 80 प्लस वैरायटीज ऑफ फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल जो कस्टमर खाना चाहता है, उसके टेस्ट पैलेट को वो मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपका अगर मार्केट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टमाटर का रेट 2 रुपए 3 रुपए किलो जा रहा है, या फिर कांदा का रेट या फिर प्याज का रेट नीचे डाउन हो गया है, नोज डाइव कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे ऑलमोस्ट लाइक 30 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल है ना आपके पास। तो इसको बोलते हैं बिजनेस के लैंग्वेज में स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, स्पेशली फार्मिंग के बिजनेस में, और वो लिमिटेड क्रॉप या फिर उसका रोटेशन ना जानते हुए इस गैप के चंगुल में फंस जाते हैं और कॉन्टिन्यूटी सप्लाई नहीं दे पाते, जिससे उनका इतने दिनों का मेहनत करके बनाया हुआ कस्टमर उसको भी डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई उसको मिलती नहीं है।
तो एक बार आता है, फिर 3 से 6 महीने के लिए गायब हो जाता है, फिर से 6 महीने बाद फिर से आता है, फिर से 2-4-6 महीने के लिए फिर से गायब हो जाता है। तो ये साइकिल सारे 80% जितने हमारे किसान भाई लोग हैं, उन सबको फेस करना पड़ा, जो अपने ही फार्म से सारा प्रोडक्शन ले रहे हैं। और जो यहाँ वहाँ से जो सोर्स करके ले रहे हैं दूसरे फार्मर भाइयों के सहारे, तो ऑब्वियसली उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर रास्ते में जो डैमेज है वो उनका प्रॉफिट 50% तो खत्म ही कर दे रही है प्रॉफिट। तो फिर दोनों तरफ से उनका दिक्कत हो रहा है। तो सबसे क्लियर वे है कि कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई बना के रखना। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस विषय में अगर आप और भी ज्यादा डेप्थ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप कॉल करेंगे तो हमारे जो टीम में जो कस्टमर केयर टीम है वो आपको इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगी कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो किसान बिजनेस क्लिनिक आप इतने देर से सुन रहे हैं वो क्या है? बेसिकली ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पहले के जमाने में जब लोग बोलते थे अरे किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, फार्मिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम, अरे ट्रेनिंग प्रोग्राम तो खेत में होता है, फिजिकल बॉडी में होता है, तो ये कैसे होगा? तो देखिए सर, आने वाला जो ज़माना है, वो सेल्स का है, वो मार्केटिंग का है, वो मैनेजमेंट का है, जो कस्टमर के दिमाग में आपको बसाना है, अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना है, उसके दिमाग में कैसे आप अपनी पोजीशनिंग अच्छे से कर पाएँगे, ताकि वो राज़ी, हँसी-खुशी होके आपको एट प्रॉफिट में रखते हुए अपना भी भला कर जाए और उसके साथ-साथ पूरे इंडस्ट्री को भी रिवाइव कर जाए। तो ये अगर आपको करना है, तो हर हालत में आपको किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेनी पड़ेगी। अब देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का होने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, बहुत सारे हमारे जो पिछले जो स्टूडेंट्स थे, तो उन लोग बोलते थे सर आपका जो नासिक महाराष्ट्र में बेस्ड है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये काफ़ी दूर हो जाता है या फिर डेट नहीं मैच कर रहे हैं या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम आ गए 11th आवर में हम आ नहीं सके या कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता था फिजिकल क्लासेस के चलते। तो हम लोग ये फिजिकल लिमिटेशंस खत्म करते हुए हम लोग ने यहाँ पे इसको सारे चीज़ों को ऑनलाइन पे लेके आ गए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जब बोलते हैं कि किसान बिजनेस क्लिनिक में आपको प्रोडक्शन वाला पार्ट जो इंजन है, 2 इंजन है ना, प्रोडक्शन वाला पार्ट और आपका सेल्स वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हम लोग आपको गाइड करते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई सेल्स जो प्रोडक्शन वाला पार्ट आप कैसे गाइड करते हो? मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे सारे माननीय सर होंगे जो साइंटिस्ट हैं सर, आप लोग सबको पता होगा कि जो माइक्रो क्लाइमेट हर 10 किलोमीटर में माइक्रो क्लाइमेट बदल जाते हैं और हर 10 कदम पे सॉइल भी बदल जाती है। तो ऑब्वियसली उनका रिस्पॉन्स देने का तरीका या रिस्पॉन्स देने का जो टाइमिंग है या फिर प्रोडक्शन देने का जो टाइम पीरियड है वो वेरी कर जाता है, अलग-अलग हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है आप अगर जम्मू कश्मीर में रहते हो और वहाँ से यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र में ट्रेनिंग लेने आ रहे हो जो कि थोड़ा-सा गर्म रीजन है, तो यहाँ पे मेबी जिस तरीके से भिंडी का प्रोडक्शन आएगा प्लानिंग करते हुए, ऑब्वियसली आपके जम्मू कश्मीर वाले ठंडे एरिया पे डिफरेंट तरीके से आए ऑब्वियसली। तो और इसके लिए जो दूसरा काट हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ, जो ऑब्वियसली आपके साथ भी आज इस फोरम में हम लोग शेयर कर रहे हैं, वो ये हो गया कि हम लोग बोलते हैं कि आप अपने लोकल फार्मर को अपने अंडर में कैसे 7 दिन में अप एंड रनिंग करके ट्रेन करती है। ऑब्वियसली आपका जो लोकल फार्मर है वो आपको मिट्टी को भी जानता है और ऑब्वियसली आपके वेदर के रिस्पॉन्स करने के तरीके को भी जानता है। तो लगभग 20, 25, 35 सालों से वो फार्मिंग कर रहा है। तो अगर हवा भी चलती है तो उसको पता चल जाता है कि ओले पड़ने वाले हैं या घमासान बारिश होने वाली है या सूखा आने वाला है। तो ऑब्वियसली अब आप अगर टेक्निकल फार्मिंग किसान के साथ जाके कमर झुकाते हो, अगर धान भी अगर बोते बैठोगे, लेबोरियस काम करोगे, तो भी आपको उतना तजुर्बा नहीं होगा जितना इनका तजुर्बा है। तो इनको कैसे अपने अंडर में हायर करना है और इनको 7 दिन में अप एंड रनिंग अपने मैनेजमेंट के तरीके से कैसे तैयार करके इनसे देके काम कराना है, उस चीज़ों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में देते हैं। फार्मिंग में जब हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग, तो वहां पे चेकलिस्ट होती है। आपको क्या करना है? मैनेजमेंट, मार्केट, इसी को तो हैंडल करना है। आप खेत में खड़े होकर कहां मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेल्स करते बैठोगे? उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उस ठंडे से मतलब शांति से आपको बैठना पड़ता है और इसको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मान लीजिए 90 दिन, और इस 90 दिन को हमने 12 सप्ताह में डिवाइड कर दिया है। तो पहला 6 सप्ताह आपका थियोरेटिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन में होता है और आखिरी का जो 6 सप्ताह है वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसका मतलब लर्न एंड अर्न वाले सिस्टम से होता है, ठीक है। तो पहले जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग जो पहले 6 सप्ताह होता है, इसमें क्या होता है, हर एक सप्ताह आपको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाएगा जहाँ पे 3 से 4 वीडियोस होते हैं, प्री रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियोस, जो कि आपको व्हाट्सएप में हम लोग प्राइवेट वीडियो शेयर करते हैं।
और इसको देखने के बाद मॉड्यूल 1 में अगर मान लीजिए आपको पढ़ा जा रहा है तो उसके रेलिवेंट आपके कोई भी सवाल है तो वो आप उसी सप्ताह में उस मॉड्यूल के रिगार्डिंग हमसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगले 6 सप्ताह तक थियोरेटिकल ट्रेनिंग चलेगी और इस थियोरेटिकल ट्रेनिंग में जहाँ पे मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सेल्स और प्रोडक्शन, फार्मिंग का सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कैसे करना है वो आखिरी का 6 सप्ताह का काम रहता है। स्किल सीखने की वजह से कैसे आपने उस स्किल को यूज किया, इस्तेमाल करना आप यहाँ पे सीखेंगे। टूल को इस्तेमाल करने के चलते क्या डिफरेंट नतीजा आया, तो यहीं से आपका बैठे फार्मिंग मैनेजमेंट भी आप ऑटो पायलट में कर सकते हो। अब इसको देखते हो, हमारे पास 3 पैकेजेस हैं। अब पहला वाला जो पैकेज है वो जो ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपना फार्मिंग प्रोजेक्ट हमको स्टार्ट करना है या एग्री बिजनेस स्टार्ट करना है, तो खुद का उनका जो एग्री बिजनेस होगा या फार्मिंग बिजनेस होगा वो कैसे सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा अगले 3 से 6 महीने के अंदर हमारे साथ जुड़ते हुए। तो इस बात का गाइडेंस हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट एडवांटेज होगा कि आप शुरुआती 3 से 6 महीने के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाले दिनों में जब आपका सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आपको अपने घर से पैसा लगाना नहीं पड़ेगा और सारे पैसे आपके घर के पैसे घर में रहेंगे और ऑब्वियसली आगे से 2 पैसे कमा के अपना घर को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से है। और इसमें सबसे बड़ा जो संतुष्टि है वो इस बात का है कि आप जॉब क्रिएटर बन जाओगे, आप जॉब प्रोवाइडर बन जाओगे। तो आप अपने लोगों को भी आप जॉब दे सकते हो, अपने कम्युनिटी का भी भला कर सकते हो। और जो पढ़े लिखे यंग टैलेंटेड लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो आप लोग के जरिए एक नया मकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये बिजनेस वालों के लिए है। दूसरा जो है स्किल वालों के लिए, उन्होंने क्या है कि कैन रिसीव। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब माइंडसेट वाले होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जॉब माइंडसेट वाले होते हैं तो ऑब्वियसली उनको स्किल डेवलप करना है अपना, और स्किल डेवलपमेंट करते कुछ टैंजिबल रिजल्ट जनरेट करना है। तो जो जॉब माइंडसेट वाले लोग हैं तो वो ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब ज्वाइन होते हैं तो ऑब्वियसली वो स्किल डेवलप करते हैं और कैन बिकम अ बिजनेस कंसल्टेंट विद फार्मर्स एंड कंपनी, और कैन वर्क एंड अप्लाई एज अ प्रिंसिपल ऑफ योर ओन फार्म। ये जो सेम प्रिंसिपल अपने खुद के फार्म पे आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये एक जो है खुद का स्किल डेवलप करने के हिसाब से अपने खुद के फार्म पे काम करने के तरीके से ये आपका हो गया, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। और आखिरी वाला हो गया, अब इसमें क्या होता है कि इनिशियल ट्रस्ट बिल्डिंग वाला है। ये 3 पैकेज है हमारा, ठीक है। अब जैसे होता नहीं कि टेस्ट ट्रायल का मतलब हो गया, जैसे आपने मिठाई के दुकान में गए, आपको घी का स्मेल इतने दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप गए मिठाई की दुकान में, एक मिठाई पहले आपने टेस्ट ट्रायल किया और अगर आपको पसंद आया तो शादी ब्याह के लिए आपने पूरा का पूरा डब्बा ही ऑर्डर करवा लिया। तो इस तरीके से ये है। तो ये है हमारा 3 पैकेज। पहला पैकेज जो है वो 25,000 रुपए का, जो ऐसे लोग के लिए जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग से प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग का बिजनेस सीखते हुए या प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग स्किल्स सीखते हुए, तो ये 25,000 रुपए का है। नेक्स्ट वाला है 12,000 रुपए का, जहां पे स्किल हम लोग डेवलप करा के उनको गाइड कर देते हैं। और आखिरी वाला हो गया टेस्ट ट्रायल के हिसाब से 1,000 रुपए का, कि भाई पहले एक मिठाई खा के देखो, अगर समझ में आ जाए तो आप चाहे तो बिजनेस वाला ज्वाइन कर लो, चाहे स्किल वाला ले लो, ये आपके ऊपर है। अब क्या होगा जब मान लीजिए अगर आपके पास इंडस्ट्री में आपको कोई भी नहीं जानता, आपको भी नहीं जानता और आपके कॉलेज को भी नहीं जानता, तब क्या होगा? नेक्स्ट सोच के चलिए कि अगर प्लेसमेंट सेल का कोई कॉन्टैक्ट अच्छा एल्यूमिनाई है ही नहीं, तब आप क्या करोगे? या फिर आपका कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं है, कौन देगा आपको जॉब? या फिर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आती है, तब आप क्या करोगे? या फिर आप हायरिंग के लिए तो बेजोड़ कोशिश तो कर रहे हैं, बट आपके पास वो रिक्वायर्ड रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस या फिर स्किल्स नहीं है जिसके बिना पे कंपनी आपको हायर करे, आपने वो वैल्यू क्रिएट नहीं करी, तो तब आप क्या करोगे? अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे ये प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस सीखा। ये देखिए, ये बहुत ही टिपिंग पॉइंट है। मुझे लगता है आप लोग सबको इस जगह पे रहना चाहिए और यहीं से आपको बहुत बड़ा इंसाइट मिलने वाला है। प्रोफेशनल लेवल का जो फार्मिंग बिजनेस है हमने सीखा, बहुत ही हार्ड तरीके से सीखा है। हम लोगों ने टोटल 6 से 7 साल लगाए हैं। What was the price I paid? I am going through the divorce. उस टाइम में पूरा कर्ज में दबा हुआ था and I was literally bankrupt. Almost like I have lost 62 lakh rupees within first 2 years of my farming career. मतलब 7 साल का जो फार्मिंग करियर था मेरा अब तक का, तो उसमें पहले 2 साल में 62 लाख रुपए गवा दिए। बैंकरप्सी से बहुत देनदार जो बोलते हैं इनको
देना है, तो बहुत लोग थे। और इनफैक्ट आई एम राइट नाउ गोइंग थ्रू द डिवोर्स। तो ये सारी चीजें जो पेन जो हमने सही है और इस प्रोसेस को डेवलप करने में, तो वो बहुत कड़ी मेहनत हमने करी है। और बहुत कम फॉलोअर्स को पता रहता है कि उनके जो लीडर्स होते हैं या फिर उनके जो गुरु होते हैं, उन्होंने कितना सैक्रिफाइसेस अपने लेवल में किया हुआ है। इसमें हमने ट्रायल्स एंड एरर्स, हिट एंड मिस इतने सारे किए। हर बार में फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, बहुत ज्यादा उठापटक हो रहा था, हमें आगे नहीं पता क्या करना था। तो देखिए ये भी एक लाइव एग्जांपल है। ये देख रहे हैं जो यहाँ पे देख रहे होंगे जानवर, तो जो लीडर है वो सबसे आगे पाथ बना रहा है। बहुत तकलीफ। इलियन मस्क का भी तो वही है ना, एक के बाद दूसरा रॉकेट बनाते जा रहा है, वो लॉस आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे जो ससुराल थे वहां से भी बोला गया था कि भाई जब इतने पैसे आपने लगा दिए तो उसके बदले किंडरगार्टन स्कूल ही खोल लेते, स्कूल ही खोल के बैठ जाते। ऑब्वियसली उन्होंने अपने बेस्ट इंटेंशन के साथ जो हमारे लिए अच्छा सोचा उन्होंने किया, बट हमारा विजन तो कुछ अलग ही था, है कि नहीं? तो हमने अपने जो कॉल है, हायर कॉल को हमने फॉलो किया। तो नथिंग विल वर्क फॉर यू अंटिल यू फिगर इट आउट हाउ टू वर्क इन राइट डायरेक्शन। नो डाउट आप अगर मेहनती हो, बहुत ज्यादा आप में जोश है, बट आप गोलू के बैल की तरह आप गोल गोल बहुत तेजी से घूम रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप सोचेंगे बहुत मेहनत करी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने टैंजिबल रिजल्ट नहीं जनरेट करी तो फिर आप कहां जाओगे? तो इसलिए आपका स्पीड से ज्यादा आपका डायरेक्शन मैटर करता है। तो क्या आप सही डायरेक्शन में हो? ये सवाल आपको खुद से पूछना जरूरी। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, कि आपको एनरोल करना है, गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम किसान बिजनेस क्लिनिक। सेकेंड स्टेप आपका हो गया डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। थर्ड स्टेप हो गया वर्क ऑन लाइफ प्रोजेक्ट। उसके बाद फोर्थ स्टेप हो गया जनरेट मीनिंगफुल रिजल्ट। और फाइनली गेट अ जॉब, गेट अ गुड जॉब और फंडिंग फॉर योर एग्री बिजनेस। तो इस तरीके से जितने लोग भी सीरियस है, कमिटेड है, देखिए इंटरेस्टेड बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब वीडियोस आते जाते देखते रहते हैं इंटरनेट पे, तो जो यहां से वहां उछलते कूदते रहते हैं, तो उन लोग के लिए दुनिया नहीं है। ये हैंडफुल ऑफ वो कमिटेड, डेडिकेटेड और वो लोग के लिए जो विजनरी हो, पॉजिटिव माइंडसेट वाले, जो फार्मिंग में अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, जो चंचल नहीं है, जिनका मन स्थिर है। बोलते हैं ना कि जो चंचल है, जो अशांत आत्मा, जिसको ना इस लोक में शांति मिलेगी ना परलोक में शांति मिलेगी, हमेशा इधर से उधर भटकते रहेंगे और बुढ़ापे तक स्ट्रगल करते रहेंगे। तो वैसे अगर भवसागर से अगर आपको बचना है तो ऑब्वियसली आपको जरूर हमें कांटेक्ट करना चाहिए। तो प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस का कहानी इस तरीके से रहा। तो ये हमारा सेशन का समापन है। इसके बाद आपके पास जो भी सवाल पूछने, अभी डायरेक्ट टू वीडियो हम आ रहे हैं। आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। ओके सर, शुड आई स्टार्ट? हाँ श्योर। हाँ सर, निखिल का क्वेश्चन है कि उन्होंने कभी प्रैक्टिकल फार्मिंग नहीं की है, सो आई थिंक वो भी एग्री के स्टूडेंट होंगे। सो उनका क्वेश्चन है कि उन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो वो फार्मर को क्या बताएंगे जब उन्होंने खुद नहीं किया, और वो फार्मर्स भी उनकी क्यों सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला तो ये आता है कि प्रैक्टिकल आपने नहीं किया है, राइट, बट प्रैक्टिकल किसान ने तो किया ना। किसान ने खेती बाड़ी तो करी है, फ्रूट सैलड वेजिटेबल अलग अलग क्रॉप तो उसने उगाए हैं। उसको 10 में से 8 ऑलरेडी कैसे उगाना है उसको पता है। आपको बस आखिरी का 20% मैनेजमेंट सपोर्ट देना है कि किस तरीके से अलग पैटर्न में करना है। तो आपको हम जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपके पास कुछ चेकलिस्ट आ जाते हैं। तो इस चेकलिस्ट के आधार पर अगर आपके पास तजुर्बा नहीं भी है, जीरो मार्केटिंग, जीरो आपके पास फार्मिंग एक्सपीरियंस है, जीरो फार्मिंग बैकग्राउंड है, उसके बावजूद भी आप वहां पे चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए उनसे देके फार्मिंग कर सकते हो या करवा सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और भी देना चाहूंगा, बहुत ही इंस्पायरिंग है स्टोरी। हेनरी फोर्ड का आपने अगर नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड जिसने गाड़ी फोर्ड मोटर्स बनाया था, तो जब वो अपने जमाने में आज से 50-100 साल पहले, तो उनको ना ही उनके पास डिग्री थी इंजीनियरिंग की, ना ही वो पीएचडी स्कॉलर थे। तो फिर उनको गवर्नमेंट्स ने बोला कि हम आपको गाड़ी बनाने का गाड़ी बनाने की जो फैक्ट्री रन करने का लाइसेंस या फिर परमिशन क्यों दे, जबकि आपको कुछ भी नहीं आती है। तो हेनरी फोर्ड ने बोला कि हो सकता है मुझे नहीं आती हो, बट मेरे एक बटन दबाने पे मेरे से भी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग मेरे मदद करने के लिए आ जाते हैं। मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि क्या इनपुट जा रहा है,
क्या बीच में होना चाहिए और क्या फाइनल आउटपुट निकल के दिखने में आना चाहिए, और मार्केटिंग मेरे हाथ में है। तो ये चारों चीजें लाइनअप जब हो जाती है तब मुझे, मतलब मेरे पास अगर टैलेंट ना भी हो तो भी मेरे से जो टैलेंटेड लोग उनकी मैं मदद ले लेता हूँ। उसी तरीके से अगर आपको फार्मिंग नहीं पता है तो भी कोई मैटर नहीं है, वो चेकलिस्ट आपके पास आ गया तो आपके साथ हमारा 6 से 7 साल का तजुर्बा आ जा रहा है, जिसको फॉलो करते हुए आप ऑन द जॉब प्रैक्टिकल, आखिरी 6 वीक का मैंने आपको बताया था कि ऑन द जॉब लर्न व्हाइल यू अर्न, ये वाला जो सेगमेंट है उस पे आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो जब आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली वो आप हमारे कस्टमर केयर से सपोर्ट लोगे कि सर हम लोग यहाँ पे किसान को ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं पर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो हमारी जो कस्टमर केयर की जो टीम है वो आपको प्रॉपरली उसमें गाइड करेगी कि भाई मैनेजमेंट के तरीके से उसको फाइन ट्यून कैसे करना है। वो ऑलरेडी ट्यून्ड है 80% तक, किसानों का प्रोडक्शन में लेके कोई दिक्कत नहीं है, उगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और प्रोसेस एंड सिस्टम को कैसे मतलब सेट करना है। ऑटो पायलट में जब फार्म मैनेजमेंट को चलाने की बात करते हैं तो मतलब एक बार प्रोसेस सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला चक्कर है। तो एक बार सेट हो गया, शुरुआती दौर में आपको जो मेहनत लगनी है, एक बार सेट हो गया, लोग आपके अपने जगह सेट हो गए, उसके बाद बस आपको रिपोर्टिंग लेने का ही काम करना है। बहुत ज्यादा आपको धूप में, आंधी में, धूल में, बारिश में खड़े होने वाला जो देखते हैं लेबोरियस माइंड, देखिए किसान कितना मेहनत कर रहा है, तो वो वाला जो पार्ट है वो वाला करते हैं किसान, पर जो उनको मतलब कर पाते हैं, समझ में, जो इसको कर पाते हैं उनके लिए पॉसिबल है। बट अगर आप नहीं कर सकते, आपने जिंदगी कभी कमर झुका के धान लगाना सीखा ही नहीं या आपको पता भी नहीं, हो सकता है अगर सीख भी लो बट उस प्रोफेशनल लेवल का आप नहीं कर सकते जो फार्मर्स जो है, ट्रेडिशनल फार्मर्स अपने स्टाइल से करते आ रहे हैं, उनका जेनेटिक्स में ये हो सकता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना, जो जो जहां पे परफेक्टली सेट होते हैं वहां पे उनको काम करने दीजिए। बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। तो आपको वही करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और जिस पे आप एक्सपर्ट नहीं हो वहां पे आपको एक्सपर्ट सेट करने हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई होप मैंने कर दिया। मैं यहाँ पे एक स्टैट मेंशन करना चाहती हूँ that we have retained about 66.66% people, तो ये काफी अच्छा रिटेंशन है। Like we had ओके 60% beginning until the end we have about 40 people, so very good. So people are quite yes. So students placement scenario के बारे में जानना चाह रहे थे एक अच्छा, स्टूडेंट प्लेसमेंट सिनेरियो। हाँ, देखिए स्टूडेंट प्लेसमेंट सिनेरियो में और थोड़ा सा मुझे अगर डिस्क्राइब करेंगे ना, अंजू आपको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा सा मुझे सिचुएशन डिस्क्राइब कीजिए सो दैट मैं और इसके डेप्थ डिटेल में बता सकूं सॉल्यूशन। हाँ जी सर आई थिंक आपने एड्रेस किया है ऑलरेडी, बट स्टिल जैसे उनका है कि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, वही सेम क्वेश्चन, हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, हमारे पास डिग्री है, एससी की भी डिग्री है, पीएचडी की भी डिग्री है, तो फिर पर किसान हमारी क्यों सुनेगा, हमने नहीं किया, वही सेम क्वेश्चन। ओके ठीक है, सेम क्वेश्चन का आंसर ये है, ज्वाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ किसान बिजनेस क्लिनिक, डेवलप योर स्किल्स, और वो स्किल्स को यूज करते हुए आप हमारे साथ एज अ बोलते हैं ना स्टूडेंट जुड़ने के बाद आप इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को पाना है, वो प्लेटफॉर्म कौन होंगे जो राजी हंसी खुशी आपको एक मौका देंगे, तो मतलब वो सारी चीजें हम लोग आपको प्रॉपर प्रोफेशनल वे में गाइड कर देते हैं। तो आपका सोल्यूशन यहीं से निकला कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं। तो देखिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कोई क्यों देगा, अपने बिजनेस को मतलब जो रन कर रहा है किसान भी अगर अपने फार्म को एक फैक्ट्री की तरह रन कर रहा है तो अपने चलते फिरते अच्छे फार्मिंग बिजनेस को वो किसी और के हाथ में क्यों थमाएगा। क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर क्या आपके स्किल्स है जिसके ऊपर वो आश्वस्त होके आपको वो अपने बेबी को हैंडल करने देगा, नहीं देगा वो आपको। तो उसका तरीका ये हो गया कि जब आपने हमसे ट्रेनिंग ली, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, बेशर्म होके ईमानदारी से सच्ची चीज मुंह पे बोलनी पड़ती है। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे नहीं हो, बट यस ऑब्वियसली बेशर्म होके ईमानदारी से सच्ची चीज आपको मुंह पे बोलनी मुझे जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप स्किल डेवलप नहीं करोगे आपको कोई दूसरा एंटरटेन ही नहीं करेगा, और ऑब्वियसली जब आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपके साथ हमारे भी तो क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं कि सर लोगों ने ये फार्मिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनारस में कर चुके हैं, ये रहा उसका मॉडल, ये रहा उसका लुक एंड फील, ये फार्म दिखने में ऐसा होता है, उसके क्रॉप पैटर्न्स ऐसे होते हैं, और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली आपको इतने तरीकों से पैसा कमाने में मदद करेगा, जिसका सबसे पहले किसानों को आने वाले दिनों में सबसे पहले उगाने से भी पहले
उनका मनी मेकिंग मॉडल कैसे होने वाला है, कैसे पैसा आने का रास्ता उनके लिए खुलेगा, ये बताइएगा जिस दिन उस दिन वो मतलब सुनने में राजी होगा। मैटर नहीं करता कि आपका तजुर्बा क्या है या फिर आप कौन सी भाषा बोल पाते या नहीं बोल पाते, डजंट मैटर। प्रॉफिट की भाषा आज के जमाने में हर कोई इंटेलिजेंट पर्सन समझ सकता है। तो जब आप प्रॉफिट के टर्म्स में बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, वो भी हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बता देते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट के टर्म्स में अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना, उसका भी हम लोग का एक मॉड्यूल है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो प्रॉपरली जितना बढ़िया तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, जिस तरीके से उनको सेफ, साउंड और सिक्योर फील कराओगे, जब तक उनको ये फील नहीं कराओगे कैसे उनके रिस्क को रिवर्सल हम लोग दे रहे हैं, कैसे उनके रिस्क को हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस। वो बोलेंगे ना कि व्हाट इफ आपके नए तरीके करने के चलते अगर हमारा क्रॉप फेल हो गया या फिर उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं आया तो मेरा भरपाई कहां से होगा, वो स्टॉप लॉस कहां से, कैसे और कब होगा, उसका मनी मेकिंग मॉडल जब तक आपने उनको क्लियर करके नहीं बताया तो वो क्यों आपको मौका देगा। और उसी चीज की प्रोफेशनल लेवल का जो स्किल का जो ट्रेनिंग है वो हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में देते हैं। बार बार वही आता है, अंडा पहले या अंडा पहले या मुर्गी पहले, तो बार बार तो मैंने बोलता हूँ सबसे पहले स्किल, आप स्किल डेवलप करोगे, उसके बाद आपको उसी के बिना पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आप अपने स्किल को आजमाओगे, और जब आप अपने स्किल को यूज करते हो, उसको उस प्रोजेक्ट को, फार्मिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना देते हो, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा। और इसी रिजल्ट के डंके की चोट पे उसकी गूंज इतने दूर तक होनी चाहिए कि सब लोग दूर दूर से दौड़ते हुए आए ये देखने के लिए कि आज जूता मुकुट से कैसे ज्यादा चमक रहा है, ये जानने के लिए। बोलिए। अभिषेक, the question है कि how can we join you as a student or we can do internship under you? या डेफिनेटली ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपका इंटर्नशिप ही हुआ। आप अब के टाइम पे अब आप इंटर्नशिप वर्ड मत ही यूज कीजिए तो चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एज ए इंटर्नशिप करेंगे तो यूजुअली कंपनीज क्या करती है, मैं आपको कॉर्पोरेट का रूल बताता हूँ। चाहे जितने भी बड़े कंपनी पे कॉर्पोरेट पे आप चले जाए, यूनिलीवर चले जाइए या फिर जितने बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में, मतलब स्टूडेंट मतलब हो गया कि अगर इनको इंटर्नशिप चाहिए तो बाहर बाहर मतलब बांस में तेल लगा के आपको चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। इनको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो स्ट्रैटेजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मेन लर्निंग का सोर्स है, उस पे आपको एक्सेस देते नहीं। वो बोलते हैं एक मोनोटोनस डेटा पे आपको काम करने दे देते हैं कि भाई हमेशा मतलब इस पे चढ़ते रहो और फिसल के नीचे आते रहो बांस में। तो ये चीज पे आपको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिल सकता है। आपको लाइव प्रोजेक्ट चाहिए। जब तक लाइव प्रोजेक्ट आप प्रैक्टिकल तरीके से ऑन द ग्राउंड सामने वाले का मनी मेकिंग मॉडल किस तरीके से कंपनी कमाएगी और आपका मनी मेकिंग मॉडल कैसा होगा कि आप कैसे कंपनी से कमाओगे एज अ सैलरी, तो ये जब तक क्लियर करके प्लान उनको नहीं देते तब तक आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं। और ऑब्वियसली अगर आप इंटर्न की तरह ही बिहेव करते रहोगे तो आपको बाहर में स्टेडियम के बाहर वो क्रिकेट प्लेयर 12th and 13th प्लेयर की तरह वो आपको रख देते हैं, तो आपको उतना एक्सपोजर नहीं होगा। टाइम तो वही सेम लग रहा है, 2-3 महीने 6 महीने आप तो दे रहे हो, बट आपको कुछ हाथ नहीं लग रहा है, टेंजिबल हाथ में नहीं लग रहा है। तो ये वाला चक्कर है। देखिए जो सवालात आ रहे हैं आप लोग के टिक के सुनना जरूरी है। हो सकता है आपके फील्ड का ना भी हो, फिर भी वो किस टाइम पे आपको काम में आ जाएगा, इंटरव्यू के टाइम में किसने पूछ लिया आउट ऑफ द इंडस्ट्री, तो फिर आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे। इसी के चलते सारे प्रश्न जो यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग के लिए सुनना जरूरी है। विनर्स नेवर क्विट and quitters never win, हमेशा ये याद रखिएगा। How and why professional farming is not affected by increasing number? ओके ठीक है मैम, बहुत बढ़िया सवाल। यस क्लियर है अंजू? हाँ सर, आ रही है। ओके ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस जब करते हुए मार्केट जब बड़ा होता है तो कंपटीशन क्यों नहीं बड़ा हो रहा है, उल्टा मार्केट बड़ा हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग एक कैटेगरी क्रिएटर है, एक तरह से मान के चलिए कैटेगरी क्रिएटर। आज तक इससे पहले ये कैटेगरी शायद से ही एग्जिस्ट करती थी, नहीं करती थी। हर कोई प्रोडक्शन कैसे कराना, फार्मिंग कैसे करनी है, एक कंसल्टेंट ढूंढो तो लाखों मिलते थे, मतलब एक अनार और 100 बीमार वाली हालत थी, ठीक है। पर हम लोग ने एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं जहां पे इंडिया क्या पूरे दुनिया में इसका डंका बज सकता है। तो आपने अपने देखिए फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं क्या होता है। जैसे आपने प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस किसान बिजनेस क्लिनिक में आके सीखा, ट्रेनिंग ली। अब इसके बाद क्या होता है, आप सर्टिफाइड फार्म मैनेजर बनते हो।
जब आप सर्टिफाइड फार्म मैनेजर बन जाते हो तब आप क्या करते हो कि अपने फार्म प्रोजेक्ट को लाइव बनाते हो। ऑब्वियसली मॉडल फार्म तो आप क्रिएट करोगे ना, तो मॉडल फार्म अपने लोकेलिटी के एरिया में जहाँ किसान लोग ज्यादा मिल जाए तो वहां पे आप क्रिएट करते हो। अब वहां पे आके ऑब्वियसली जब आपका फार्म मॉडल तैयार हो जाता है तो उसको देखने या दिखाने विजिटर्स आएंगे, यहाँ से तो आप कमाओगे, ठीक है। अब हर 10 विजिटर्स में से 1 या 2 सीरियस विजिटर होंगे जो आपसे इस चीज की ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, है कि नहीं? तो आप ट्रेनिंग से भी पैसा कमाओगे। अब जब ट्रेनिंग करके ये जो लड़के गांव के अनएम्प्लॉयड या पढ़े लिखे लड़के जो सर्टिफाइड फार्म मैनेजर आपके अंडर में बनेंगे, तो आने वाले दिनों में यही सर्टिफाइड फार्म मैनेजर लड़कों को, आप जैसे सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी नहीं होती कि गांव में आए 90 दिनों में उनको ट्रेन किया, अप एंड रनिंग कर दिया, एंड उसके बाद क्या होता है, ये सारे लोगों को शॉपिंग मॉल या सिनेमा हॉल में अपने लड़कों को भेजते हैं, ठीक है। और उससे फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के हिसाब से एक रिकरिंग रेवेन्यू चैनल बनता है इनके लिए। तो वैसे ही आप भी ये सेम कर सकते हो। जब आपके फार्म मॉडल पे जब कोई ट्रेनिंग लेके जाता है तो सर्टिफाइड फार्म मैनेजर्स आपके खेत में तैयार होते हैं, और आप, मुझे श्योर है कि आपके भी गांव, जिला या तालुकात में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दबंग है, केपेबल है, डॉक्टर दंपत्ति है जिन्होंने 50-55 साल की उम्र तक बहुत मेडिकल सेवाएं देखे और वैसे एक करियर के अच्छे मुकाम पे आए जहां पे उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास इच्छा है, जमीन है, फार्म हाउस भी लैविश फार्म हाउस है, बट इनका जो फार्म का लेवल लेबर्स जो होते हैं, फार्म लेबर्स, वो प्रोफेशनल तरीके से फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे वो भी बता रहा हूं। अब क्या होता है, जब प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग करने की बता रहे हैं, तो जब आप सर्टिफाइड फार्म मैनेजर जो आपने अपने खुद के खेत में या दूसरे के खेत में करवाने में मदद करी है, वही सेम चीज रिपीट दूसरे के खेत में, ठीक है। तो जब दूसरे के खेत में रिपीट कर रहे हैं तो आप तो उनको बता रहे हो ना कि कैसे आपके फार्मिंग के जरिए मतलब जो आपके जो ऑर्गेनिक फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल बेचते हुए उनके खाद, बीज, दवाइयों का कॉस्ट निकल आ रहा है, एम्प्लॉयज की सैलरी निकल आ रही है, और उनको आने वाले 3 से 6 महीने बाद अपने जेब से कोई भी पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक ऑटो पायलट में इनका आ गया, ठीक है, सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट बन गए इनके लिए। अब फिर यहां से क्या हो रहा है कि इस मॉडल को दिखाते हो, अब क्या होता है, जो अमीर आदमी होता है ना, तो उसका भी एक सर्कल, बड़ा नेटवर्क होता है। तो जब फार्म हाउस पार्टी जो कि बहुत लैविशियस होती है, या फिर लेडीज की किटी पार्टीज जो होती है फार्म हाउसेस की, तो उनमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि मेरी औकात तेरे से बड़ी है, जो बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल दिखाने का होता है। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हर कोई करता है, हर कोई ऑर्गेनिक वेजिटेबल, बट हम लोग खुद कर रहे हैं सेल्फ सस्टेनिंग फार्मिंग प्रोजेक्ट। हमको तो अपने जेब से नहीं, जहां पे घास छीलने का पैसा हम लोग देते थे लेबर्स को, या तुम लोग देते हो, हमें तो कोई पैसा ही लगाना नहीं पड़ा जेब से, सब कुछ यहीं से हमारे सर्टिफाइड फार्म मैनेजर है अपना सब्जियां बेच के, फार्म टूर करा के, ट्रेनिंग प्रोग्राम करा के, ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म करा के यहीं से अपना सैलरी निकाल लेते हैं, और हमें भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल मिलते हैं, प्रॉपर्टी बिना पैसा खर्चा किए चकाचक मेंटेन है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? सिचुएशन आपने क्रिएट करी है, तभी जाके वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और ये आप नए हो, आपको वो नहीं देखेगा, वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा। तो जब आप हमसे इसका ट्रेनिंग लेते हो तो ऑब्वियसली इसका मार्केट बड़ा आप इकोसिस्टम के जरिए बना रहे हो। तो आपके जरिए जो ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता नहीं है कि आपके बंदे जो लड़के ट्रेन हुए, उनको जो आपने उन बंदों से अपने खेत में करवाया, प्रैक्टिकली ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, खेती बाड़ी का एक्सपीरियंस कराया, वही सेम चीज उन लड़कों को दूसरे के फार्म में कराने के लिए अपने अंडर में कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप भेजते हो। तो वहां से अगर ये 10 रुपए कमाएंगे तो 2 रुपए आपको भी तो मिल रहा है रिकरिंग रेवेन्यू चैनल। अब तक तो आपको तो सिर्फ उतना ही मिलता था जितना आप इंडिविजुअली 24 घंटा खुद से मेहनत करते हुए, खुद से लेबोरियस एफर्ट्स डालते हुए कमा पा रहे थे। आपका भी इनकम का एक लिमिटेशन था। बट आप जब आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह 10 फार्म हाउसेस अपने अंडर में रन करते हो, तो आपको ना इसमें कैपिटल लगा, ना ही आपको इसमें मैन पावर को सैलरी देना पड़ा, और ना ही आपको वहां पे जाके खुद हमेशा 24 घंटे धूप आंधी धूल में टिके रहना पड़ा। वो हेडेक ही खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ मैनेजमेंट संभालना है कि आपकी टीम सही से काम कर रही है कि नहीं, और सही से प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग क्वालिटी चेक हर एक लेवल पे हो रहा है कि नहीं, बस इसी पे आपको ध्यान रखना है। तो आई होप मैंने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया कि इकोसिस्टम का बड़ा हो रहा है, हम लोग कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, और मार्केट जो कैटेगरी बड़ा होते जा रहा है उससे और भी ज्यादा लोग इसमें आएंगे, और इससे मार्केट और बड़ा होगा ग्लोबली।
मीनवाइल और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेंशन कर दीजिए. वी आर अबाउट टू रैप अप द वेबिनार नाउ. हाँ जी. हाँ सर, तो युक्त गुरु का क्वेश्चन है, व्हाट इज सिलेबस ऑफ दिस कोर्स? सिलेबस भाई, सिलेबस का डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, मतलब सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. चाहे अगर आप अपने फार्म पे करो तो अपने फार्म पे कैसे करना है, चाहे आप दूसरों के फार्म पे करो तो कैसे करना है. देखिए इसमें मैंने बताया था कि दो इंजन होते हैं, ठीक है. एक होता है प्रोडक्शन का इंजन और दूसरा होता है सेल्स का इंजन. पार्ट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके बीच में जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट है, इस पे 80% काम होने वाला है. तो ओवरऑल सिलेबस आपको आइडिया हो गया होगा इसमें. हाँ जी. ओके, सुषमा जी का क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग yield would be so less due to sudden stoppage of chemicals the soil would refuse to produce, so how can we overcome less yield at the beginning and what to answer the बिल्कुल farmer बिल्कुल. about this? ओके बिल्कुल. देखिए इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने हेड ऑन सबसे पहले इसी को एड्रेस किया हुआ है. देखिए जो फार्मर जो कंप्लेन करता है प्रोडक्शन गिर गया है आपके ऑर्गेनिक में, एक्चुअली हम लोगों ने 5 ऐसे वैल्यू लिवर्स मतलब डिस्कवर किए हुए हैं अपने तजुर्बे के दौरान, 6-7 साल के ऑर्गेनिक फार्मिंग के दौरान. अगर आपने वो लिवर समझ गए, मतलब 5 स्ट्रैटेजीज अगर सीख गए, तो उसके दम पे किसान का प्रोडक्शन किसी भी एंगल में कम नहीं होगा. मैं शुरुआती केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ जो ट्रांजिशन का जो टाइम है, उसी के दौरान बताओ, पहले 3 से 6 महीने के अंदर उसका प्रोडक्शन डाउन नहीं जाएगा. शुरुआती दौर में जब उसको इंप्लीमेंट करना सही से नहीं आएगा, टाइमली चीजों को सही से अप्लाई नहीं करेगा या क्वांटिटी में कोताही बरतेगा, तो वहां पे उसको दिक्कत आ जाएगी प्रोडक्शन की. अदरवाइज हमने अपने तजुर्बे में देखा है कि केमिकल से भी ज्यादा प्रोडक्शन ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल लेवल का फार्मिंग दे जाती है. तो ये जो क्वेश्चन है वो नलिफाइड हो गया आपका. हाँ जी. That's all about questions, sir. ओके ठीक है. तो आई होप आज का सेशन आप लोग को काफी प्रोडक्टिव लगा होगा. जो हमारे व्यूअर्स है गूगल मीट में आए हैं उनको धन्यवाद. और इनफैक्ट जो व्यूअर्स फेसबुक या फिर यूट्यूब से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस रखते हुए इतना स्ट्रैटेजी सेशन हमारे साथ सीखा और रियली फार्मिंग को यूज करते हुए कैसे प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस करना सीखना है और एट द सेम टाइम कैसे इस हुनर को यूज करते हो आप अपना जॉब का प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज या फिर मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर प्री प्लेसमेंट ऑफर आप ले सकते हो, इसके बारे में बताया. और अगर आप एग्री बिजनेस भी करते हो तो एग्री बिजनेस करने के तरीके से किस तरीके से आप अपने लिए फंडिंग पा सकते हो या फ्री एम्प्लॉइज पा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिजल्ट जनरेट करके देना पड़ेगा. तो आई होप आपको आंसर भी उसी में मिल गया होगा. तो आज के वीडियो में बने रहने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. एंड किसान बिजनेस क्लिनिक में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं पर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस किस तरीके से करना है उनके पास गाइडेंस नहीं है. तो जरूर ये वीडियो तो उनके साथ जरूर आप शेयर कीजिए ही कीजिए. और थैंक यू अंजू, और आपने भी हमारे इस सेशन में पूरे हमारे साथ बने रहे. पिछले ऑलमोस्ट लाइक 2-3 वीक से हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं इस प्रोजेक्ट को लेके. और रियली अंजू, बीइंग एज अ मैनेजमेंट पर्सन आप भी काफी अच्छा कर रहे हो और रियली आने वाले दिन में आई होप ये सारे जो तजुर्बे आपको बहुत काम में आने वाले हैं. तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत Sure, बहुत sir. शुभकामनाएं. श्योर. थैंक Thank you, sir. Yeah, we have one question, sir. One last question. हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए. Sir, you go with again asking organic farming certificate तो 3 साल में आएगा, तो फिर मैं उस ड्यूरेशन में कंज्यूमर को कैसे बताऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं? हाँ जी. देखिए ये बहुत कॉमन सवाल आता है, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ. देखिए हर सवाल का हम लोगों ने एड्रेस करके रखा है सोल्यूशन, क्योंकि वो हम लोगों ने भी फेस किया है. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन था जब ऑर्गेनिक 3 साल में अगर होता है तो हम कैसे उसको मतलब ऑर्गेनिक करके बेचे मार्केट में. ठीक है. तो मैं आपको अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ. ठीक है. मार्केट में क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रूट मतलब फूड नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉइल होती है जो काली होती है. ठीक है. तो अगले 3 महीने के अंदर, ठीक है, कोई भी क्रॉप का जो साइकिल होता है 80% क्रॉप्स का लगभग 2.5 से 3 महीने में आना शुरू कर जाती है क्रॉप साइकिल. ठीक है. तो आप जो भी प्रोडक्शन लेते हो तो आपका क्या होता है कि फार्मिंग का प्रोडक्शन
हाँ, ऑर्गेनिक तरीके, ऑर्गेनिकली ग्रोन या नेचुरली ग्रोन, इस तरीके से बोल के आप अपना प्रोड्यूस को मार्केट में बेच सकते हो। और हमारे तजुर्बे में ऐसा आज तक कोई पर्सन नहीं मिला जिसने ये बोला कि भाई आपका केमिकल वाले में ऑर्गेनिक है तो हम नहीं खरीदने वाले, आपका सर्टिफिकेट दिखाइए। ऐसा आज तक कोई कस्टमर हमको मिला नहीं है, और जो मिला भी है वो ऐसे सर्टिफिकेट वाली एजेंसी होती है जो अपना सर्टिफिकेट हमको बेचने की कोशिश करती थी उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के चलते आपको ऑर्गेनिकली ग्रोन या नेचुरली ग्रोन फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स ये बोल के आप आगे मार्केट में बढ़ा सकते हैं और आपको कोई बेचने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। आपने देखा होगा मैंने वहां पे आपको स्पेंसर्स एंड बिग बाजार वाला भी इमेज दिखाया था प्रेजेंटेशन में। मुझे नहीं पता मतलब जिन्होंने सवाल पूछा था उस टाइम में वो थी या नहीं। तो हम लोगों ने बिग बाजार एंड स्पेंसर में भी इसी तरीके से हम लोगों ने बेचे थे। हाँ सर, मेरे घर 80 एकड़ लैंड है, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि हमारे एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना प्रचलन नहीं है। ठीक है, देखिए आपको फार्मिंग स्टाइल, देखिए सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी मेरा वीडियो दिख रहा है सबको? सबको वीडियो दिख रहा है क्लियरली? यस सर, दिख रहा है। ओके, आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि आपको फार्मिंग स्टाइल के साथ नहीं बंध के रहना। ये बहुत बड़ा माइन्यूशिया है जो सब लोग अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं इसमें, सारे के सारे यंगस्टर्स लोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मल्टीलेयर फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग या फार्मिंग का कोई भी स्टाइल आप आजमा लो, पर्माकल्चर बोलो या फूड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट बोलो, ये सारे फार्मिंग स्टाइल आते और जाते रहेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, आप कैसे उस फार्मिंग प्रोजेक्ट को हेल्थ और वेलनेस से मेंटेन करते हुए प्रोफेशनल तरीके से प्रॉफिटेबल रख सकते हो। तो आपको 80 एकड़ के लैंड पे रायते की तरह फैलना नहीं है, आपको छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। पहले 2 से 4 एकड़ में ये प्रोजेक्ट रन करके देखिए। 2 से 4 एकड़ के लैंड पे आपको जब इसका आउटपुट या फिर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वाइज अगर आपको समझ में आए, तब आप इसको 4 एकड़ का 40 एकड़ कीजिए या 400 एकड़ की कीजिए, वो आपके ऊपर है। बट पहले छोटे पैकेट में बड़ा धमाका करना जरूरी है। पहले दुनिया को ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि आपने जो नई सोच से आप अपने लाइफ को लेके आगे बढ़ रहे हो वो कितना मीनिंगफुल है। हर एक को जस्टिफाई करना जरूरी है आपके रिजल्ट्स के टर्म में। जब आती हुई लक्ष्मी सबको दिखेगी तो रास्ते और दरवाजे अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। ओके, तब फाइनल क्वेश्चन हमारा हो गया और अब हम लोग इस चीज को रैप अप करने जा रहे हैं। तो आई होप इसके बाद आपका जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, आप हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम उसमें आपको जवाब भी दे देगी। और इनकेस अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम डायरेक्टली ज्वाइन भी करना है तो कौन सा पैकेज आपको ज्वाइन करना है ये बताते हुए आप हमारे टीम को कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स टू यू ऑल। और इसीलिए फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में उठाना भी ज़रूरी है और फार्मिंग के बिजनेस के हुनर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनके पास प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का गाइडेंस नहीं है।